हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट बेंस IIT जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका JEE केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं लेकर सॉल्यूशन का एक और इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर लेकर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। याद करें, पिछले वीडियो में हमने जो जिक्र किया है वो करा है ऑस्मोसिस का जिक्र। हमने ये देखा है कि भाई ऑस्मोसिस होता क्या है, ऑस्मोसिस कहां अकर होता है और किसके थ्रू अकर होता है, और बेसिकली किन चीजों का ऑस्मोसिस में मूवमेंट दिखता है, कौन से पार्टिकल्स होते हैं जो मूव करते हैं। ये सारी बात हमने ऑस्मोसिस की थी। अब उसी ऑस्मोसिस के कंसेप्ट से, उसी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जुड़ा हुआ एक और बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम ऑस्मोटिक प्रेशर की चर्चा करने वाले हैं, जो ऑस्मोसिस से ही जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनफैक्ट कहना चाहिए कि हमारी फोर्थ और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद है ना, वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट के अमाउंट पे निर्भर करे, वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करे, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। चार होती हैं, तीन का जिक्र कर चुके, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कंप्लीट कर चुके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट कर चुके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट कर चुके, और अब इस वीडियो के बाद बोल सकेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी कंप्लीट कर चुके। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जान लेते हैं क्या होता है। और जैसा कि आपको पता है कि भाई सिर्फ थ्योरी देकर टॉपिक कंप्लीट नहीं मानते। आपको पता है मैग्नेट बेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड करता है IIT जेईई के लिए और नीट के लिए। यानी कि थ्योरी तो चलती है, थ्योरी तो क्वालिटी लेक्चर्स आपको मिलते हैं, उसके साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भरपूर मात्रा में कराए जाते हैं, जिसमें आपको हर टॉपिक के बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलता है। सेकंड चीज, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो मिलते हैं। थर्ड चीज, जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस हम भरपूर कराते हैं। उसके बाद भी आपकी टेस्ट सीरीज होती है, वन शॉट रिवीजन होता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। मतलब इतना सारा जखीरा अवेलेबल है IIT जेईई के मॉड्यूल्स में, जो किसी के शायद पेड कोर्स में भी नहीं होगा। और ये इतना सारा जखीरा जो है, ये मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फिर चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट हो magnetbrains.com, दोनों जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और उनसे पूछना कि ये बताओ ये सारी चीजें तुम्हें कहां मिल रही हैं, किस चैनल पे मिल रही हैं और कितनी कॉस्टिंग पे मिल रही हैं, ये भी पूछ लेना। और फिर उनको बताना भाई ये सब चीजें हमें मैग्नेट ब्रेन्स पर रेगुलरली और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको वाकई में डिलीवर भी होती हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले मैं तुमसे जानना चाहूंगा भैया, ऑस्मोसिस क्या होगा, ऑस्मोसिस क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट देखने को मिलता है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन फेज में, या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर में। राइट, जैसे याद करें, हमने जब ऑस्मोसिस बनाया था तो हमने कहा था हमारे पास सपोज करो एक कंटेनर है, हमारे पास सपोज करो एक कंटेनर है, इस कंटेनर के बीच में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दी। कैसी मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने रख दी है। दिस इज SPM। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में सब जानते हैं भाई, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो सकती है, ज्यादातर होती ऑर्गेनिक है, बट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से भी बनाई जा सकती है। और इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं which allows the solvent molecules to pass through them but do not allow the solute particles to pass through them। सॉल्वेंट को वो पास होने दे, क्योंकि सॉल्वेंट का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है सॉल्यूट के मुकाबले, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को पास ना होने दे, उसे हम कहते हैं, उसे बेसिकली हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये हमारी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, SPM, which stands for सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत शानदार। तो ये चीज होती है। ठीक है, अब इसके एक साइड पे हमारा सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट, और एक साइड पे हमारा सॉल्यूशन होता है। तो सपोज करो ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है,
और ये हमारा क्या है, सोल्यूशन फेज। सो दिस इज अवर सोल्यूशन फेज। तो यहां पर आपका सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी होगा जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट और ये हो गया इसके अंदर सॉल्यूट। ये हो गया हमारा सॉल्यूट। अब ऑस्मोसिस की जब हमने बात करी थी तो हमने ये कहा था कि भाई एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ऐसी अरेंजमेंट करके छोड़ देना है, आपको बस ऐसी अरेंजमेंट करके छोड़ देना है जिसमें ये होगा आपका सॉल्वेंट ए, यहां पर आपका ए होगा सॉल्वेंट और ये होगा आपका ए प्लस बी, यानी कि ये होगा आपका सॉल्यूशन। ये होगा आपका ए प्लस बी यानी कि ये होगा आपका सॉल्यूशन, और आपको इसको छोड़ देना है। जब आप इसको छोड़ोगे तो आपको एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट दिखेगा इस पिस्टन का ऊपर जाते हुए। मान लो ये पिस्टन लगा देते तो आपको ये पिस्टन जो होगा ये ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। व्हाई? बिकॉज आप देखोगे कि अपने आप स्पॉन्टेनियसली जो इसके पार्टिकल्स है सॉल्वेंट के, वो अपने आप सॉल्यूशन फेज में जा रहे हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाई? क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहां ज्यादा मात्रा में, बिकॉज इट्स अ डाइल्यूट वन, इट्स अ प्योर सॉल्वेंट वन, और यहां उनका कॉम्पोजिशन कम है। लाइक कॉम्पोजिशन वाइज बात करें तो यहां उनका कॉम्पोजिशन कम है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने जहां उनकी मात्रा ज्यादा है वहां से निकलेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होंगे और सॉल्यूशन फेज में आएंगे। तो सॉल्यूशन फेज का लेवल बढ़ाते जाएंगे, सॉल्यूशन का फेज का लेवल बढ़ाते जाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन लेवल पर जो पिस्टन आपने लगाया है जो कि बड़ा मूवेबल पिस्टन है, वो पिस्टन ऊपर जाएगा। ठीक बात। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कह दिया जाता है। It's a spontaneous movement of solvent particles from the region of their high concentration, from the region of their high concentration to the region of their low concentration. मतलब जहां सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है वहां से निकलेंगे और जहां उनकी मात्रा कम है वहां जाएंगे, सॉल्वेंट की मात्रा कम है वहां जाएंगे, तो वो ऐसे जाएंगे। ए से ए प्लस बी की तरफ मूवमेंट रखेंगे, ए से ए प्लस बी की तरफ मूवमेंट रखेंगे, ए से ए प्लस बी की तरफ मूवमेंट रखेंगे, राइट? ए से ए प्लस बी की तरफ मूवमेंट रखेंगे। नाउ फर्दर अब हम यह कर सकते हैं कि हम इस मूवमेंट को रोक सकते हैं, यानी कि हम इस ऑस्मोसिस जो प्रोसेस खुद से हो रही है इसको रोक सकते हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि ऑस्मोसिस हो तो तुम रोक सकते हो। रोकने का सबसे सरल और आसान उपाय यह है कि ये जो पिस्टन ऊपर जा रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन फेज में आ रहे हैं, सॉल्यूशन फेज का लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है तो पिस्टन ऊपर जा रहा है, तुम इस पिस्टन को ऊपर जाने से रोक दो बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर ऑन दिस पिस्टन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर ऑन दिस पिस्टन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपोजिट डायरेक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय ऑपोजिट डायरेक्शन? पिस्टन ऊपर जा रहा है, तुम नीचे की तरफ एक फोर्स लगा दो, तुम नीचे की तरफ ऐसा हाथ रख दो, बोला भाई पिस्टन ऊपर नहीं आना, भाई हाथ रख दो, तुम ऐसा अपने हाथ के दबाव से उसको रोक दो तो पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा। पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा मतलब कहीं ना कहीं फिर सॉल्वेंट इधर आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने हाथ लगाकर, आपने फोर्स लगाकर, आपने एक एक्सटर्नली प्रेशर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाकर इस पिस्टन को ऊपर जाने से रोक दिया। और जब पिस्टन ऊपर जाने से रुक गया, मेरी बात समझ में आ रही है, पिस्टन ऊपर जाने से रुक गया तो आप ये कह सकते हो कि सॉल्वेंट का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होने से रुक गया। जो सॉल्वेंट है वो अब इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा, और सॉल्वेंट इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा क्योंकि आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। इट मींस आपके प्रेशर लगाने से ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट सॉल्वेंट का रुक गया, यानी कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक गई, यानी कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक गई। और इस प्रोसेस के रुकने की वजह से जो प्रेशर आपने लगाया है, इस प्रेशर को आप नाम दे दोगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जिस प्रोसेस की वजह से, जिस प्रेशर की वजह से प्रोसेस रुकी है, उस प्रेशर को आप बोल दोगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो भैया ये हो जाता है आपका कौन? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या हो जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सिंपल तौर पे वो एक्सटर्नल प्रेशर जो आप सॉल्यूशन साइड लगाते हो, आप ही लगाओगे, आप ही को लगाना पड़ेगा, या कोई आपको
कोई आदमी बंदा मशीन बिठाकर जानी पड़ेगी जो इस पे प्रेशर लगाए, क्योंकि ये प्रेशर एक्सटर्नली लगेगा। सॉल्यूशन साइड ही लगेगा, क्योंकि सॉल्यूशन साइड ही पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा ताकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोका जा सके। इसलिए इस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। सो द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड सो एज टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ताकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोका जा सके। दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या लिखेंगे? द एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on the solution in order to stop the flow of the solvent into the solution through semi-permeable membrane is termed as osmotic pressure। इसको हम osmotic pressure कह देंगे। यही डेफिनेशन है जो मैंने एक्सप्लेन की है अभी। तो ये प्रेशर हमेशा कहां लगेगा? ये प्रेशर हमेशा सोल्यूशन की साइड पे लगेगा। एक्सटर्नल प्रेशर होगा, सोल्यूशन की साइड लगेगा, क्योंकि सोल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। सोल्यूशन साइड में आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं, तब अंदर आ रहे हैं तो इनको रोकने के लिए आपको सोल्यूशन साइड पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा, ताकि आप इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक सको। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर आप लगाने वाले हो, दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इस पर्टिकुलर प्रेशर को ही आप नाम देते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अब ये होगा कितना? सवाल उठता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कितना? तो सिंपल सी बात है, जितना यहां पर एक प्रेशर राइज के कारण पिस्टन ऊपर जाता हुआ दिखेगा, उसी प्रेशर की वैल्यू बस हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी है। मतलब यहां पर पिस्टन कितना प्रेशर यहां पर फील करेगा? इट इज इक्वल टू H इंटू डी इंटू जी। व्हाट इज H इंटू डी इंटू जी? यहां पर अगर हम मान लेकर चले एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस रखें, तो उस प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में जितना लेवल बदला है, जितना लेवल हाइट बदली है, जैसे हमने मर्क्यूरी रख लिया तो मर्क्यूरी की जो हाइट बदली है, या ओवरऑल जो हमें उस पानी की जो सॉल्यूशन लेवल की जो हाइट बढ़ते हुए दिख रही है वो हाइट, इनटू डेंसिटी ऑफ दी सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन इनटू जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी ये बढ़ा है। तो ये जितने प्रेशर से बढ़ेगा उतना ही प्रेशर इसको अपोज करने के लिए यहां देना पड़ेगा। जितने प्रेशर से ये बढ़ेगा उतना ही प्रेशर अपोज करने के लिए यहां देना पड़ेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू H इंटू डी इंटू जी, जो अप्रोक्सीमेटली हमारा इसी के बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जिसको हम पाई से डिनोट करेंगे। इसके बराबर ही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जिसको हम पाई से डिनोट करेंगे। सो आवर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई विल बी इक्वल टू H इंटू डी इंटू जी। Our osmotic pressure pi will be become equal to H into D into G। तो हमारा जो पाई हो जाएगा वो पाई हमारा H into D into G के बराबर हो जाएगा। H into D into G के बराबर हो जाएगा। H will be the height, जो इंक्रीज हुआ है लेवल वो हाइट, D इज द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन की हाइट बढ़ी है तो वो डेंसिटी हो जाएगी सोल्यूशन की, एंड G इज अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में वो हाइट बढ़ रही है। तो उस हिसाब से हमें उतना ही प्रेशर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई कह देंगे। ठीक है, तो ये पाई होगा। अब ये पाई जो है ये तो बेसिकली हाइट के बेसिस पर है। हमने कहा कि अगर सोल्यूशन के कंसंट्रेशन से रिलेटेड निकालना है या टेम्परेचर से बेस निकालना है, तो उसके लिए भी हमने पाई निकाला है, जो कि अलग अलग लॉ के दम पर बना है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। बट फिलहाल के लिए हमारे पास ये पाई इक्वल टू एच डी जी आ रहा है। एच विल बी इंक्रीज इन लेवल इन द ट्यूब ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन, एंड डी विल बी द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। डी जो होगा वो डेंसिटी होगा किसका? सोल्यूशन का। दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो यहां पर हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ लिया है। नाउ there are different laws of osmotic pressure in order to understand osmotic pressure in terms of concentration of solutions and in terms of temperature of the solution। यानी कि अगर हमें कंसंट्रेशन के आधार पर और टेम्परेचर के आधार पर अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, क्योंकि एक बात तो होता है कि ऑस्मोसिस हो इसलिए रहा है क्योंकि आपको सॉल्वेंट को अपने दोनों जगह पर, जहां से वो जा रहा है और जहां वो पहुंच रहा है, उन दोनों जगह पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस फील होता है। उसको ये बिल्कुल फील होता है कि यार दोनों जगह पर जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन का वो बहुत अलग अलग है। अगर मान लो ये कंसंट्रेशन अलग नहीं होता, सॉल्वेंट जहां से निकल रहा है वहां पर भी उतना ही होता, जहां वो जा रहा है उस जगह पर सॉल्वेंट की मात्रा दोनों जगह सेम होती,
कोई सोल्यूशन कंसंट्रेटेड, कोई सोल्यूशन डाइल्यूट नहीं होता, दोनों सेम लेवल का कंसंट्रेशन रखते, तो फिर ऑस्मोसिस नहीं होता, तो फिर ऑस्मोसिस नहीं होता। ऑस्मोसिस हो ही क्यों रहा है? ऑस्मोसिस सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन का मेन डिफरेंस है। तो अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस है तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ऑस्मोसिस कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण हो रहा है। और एक बात और तय है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन का अंतर होगा, जितना ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा और जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, ऑस्मोसिस का रेट उतना ज्यादा होगा, उतना तेज होगा। मतलब जल्दी 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 मॉलिक्यूल्स आएंगे सॉल्वेंट के डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर। तो इसका मतलब है जल्दी 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 ये प्रेशर राइज होगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा, यानी कि एक हाई वैल्यू से प्रेशराइज होकर ये पिस्टन ऊपर जाएगा। तो इसको रोकने के लिए आपको भी हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। बोले तो आप जो प्रेशर अप्लाई करोगे ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। संपट पड़ी बात? मतलब ऑस्मोसिस के पीछे का कारण है कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है किसी भी सॉल्यूशन का, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है किसी भी सॉल्यूशन का, तो 100% आपको फिर ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ ऑस्मोसिस ज्यादा है, रेट ऑफ ऑस्मोसिस ज्यादा है तो एकदम से लेवल सडनली ऊपर बढ़ रहा है हाई प्रेशर से, तो उसको रोकने के लिए आपको भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा। दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे हम कह देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बन जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसके लिए कुछ लॉज बने, कुछ लॉज आए हैं। बेसिकली लॉज वही है जो आपने पढ़े हैं 11th क्लास में, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, बस उसे रिलेट कर दिया गया है इस समय ऑस्मोटिक प्रेशर से। वो लॉ डेफिनेटली आपने आइडियल गैस के लिए पढ़े थे, बट उन्हीं लॉ का एक जो ट्रेंड है, वो कॉमन ट्रेंड हमें सॉल्यूशंस में भी देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, चर्चा करते हैं। नाउ सबसे पहले वेंट हॉफ साहब आए, जिन्होंने रियलाइज किया दैट एन एनालॉजी एग्जिस्ट बिटवीन द गैस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडेड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी गैस प्रेशर। उन्होंने कहा कि गैस फेज में और सॉल्यूशन फेज में एक एनालॉजी देखने को मिलती है, मतलब कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं, प्रोवाइडेड अगर गैस के प्रेशर को, ऑर्डिनरी प्रेशर को हम सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से रिप्लेस कर दें या कंपेयर कर दें। जैसे गैस का एक प्रेशर होता है, हमने सबने डिस्कस किया था 11th क्लास में, हमने डिटेल में पढ़ा था कि जो गैस होती है उसका हर एक गैस का एक प्रेशर होता है। वो गैस का जो प्रेशर बेसिकली देखने को मिलता है, उसको अगर हम सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करें तो सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर का भी वही रोल होता है। सॉल्यूशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उस प्रेशर का भी वही रोल होता है जो हमको वहां देखने को मिलता है। तो गैस का प्रेशर और सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लगभग समान तरीके से होते हैं। तो उस गैस में और सॉल्यूशन में आपको फिर कुछ समानता है, कुछ एनालॉजीज देखने को मिलेंगी। क्या होगा वो बात करेंगे। ही शोड दैट फॉर सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स द फॉलोइंग लॉज होल्ड गुड। तो उन्होंने कहा कि जब सॉल्यूशन देखते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, तो आपको कुछ लॉज दिखते हैं जो बहुत सही होते हैं, जो बिल्कुल उस पर फिट बैठते हैं। जिसमें पहला लॉ है बॉयल एंड वेंट हॉफ लॉ, बॉयल्स एंड वेंट हॉफ लॉ। अब क्या कहता है बॉयल एंड वेंट हॉफ लॉ, which states that the osmotic pressure pi of a solution is directly proportional to its concentration C when the temperature is kept constant. Is directly proportional to its concentration C when the temperature is kept constant. गैस में भी यही बात थी, गैस में भी यही था कि जो प्रेशर होता है वो उसके मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हेनरीज लॉ भी हमने पढ़ा था, बॉयल्स में भी कहीं ना कहीं ये बात की गई थी, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर वही चीज सॉल्यूशन फेज के लिए बोली गई है, यहां पर वही सेम चीज सॉल्यूशन फेज के लिए बोली गई है कि सॉल्यूशन का जो पाई होगा, सॉल्यूशन फेज का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, वो उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो इसके सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस मोर इज द कंसंट्रेशन, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ पाई, मोर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाई? क्योंकि सिंपल सा खेल है भाई, जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ ऑस्मोसिस ज्यादा है। ठीक है, रेट ऑफ ऑस्मोसिस ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट का पार्टिकल बहुत तेजी से मूव कर रहा है डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर। तो कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेटेड वाली जगह पर एकदम से लेवल एकदम से शूट होगा, उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। एक बात क्लियर हो गई। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, उस पाई की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, उस पाई की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन।
सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट. टेम्परेचर उस समय चेंज नहीं करना है. नाउ इफ V is the liter of solution contains n moles of solute, V liters of solution contains n moles of solute, तो concentration क्या हो जाएगा? n by V. कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? n by V. तो कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू n by V और पाई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by V, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. तो पाई को हम कह देंगे कि V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप देखोगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है तो फिर कंसंट्रेशन पाई की वैल्यू कम होगी, अगर वॉल्यूम कम है तो पाई की वैल्यू ज्यादा होगी. कुछ नहीं, ये C से पूरा निकाला है. कंसंट्रेशन को हम जनरली मोल्स पर वॉल्यूम बोलते हैं. कंसंट्रेशन इज मोल्स पर वॉल्यूम, मोलारिटी वाला कंसंट्रेशन आता है तो मोल्स पर वॉल्यूम इज n by V. n by V. तो दिस इंप्लाइज मोल्स तो किसी के एक सॉल्यूट के होंगे जो कि फिक्स्ड होंगे, जो कि कांस्टेंट होंगे, तो फिर ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1 by V के, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा V के. तो यहां पर हमें क्लियर दिख रहा है कि जो पाई होगा वो V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. इससे हम ये निकाल सकते हैं आगे चलकर कि पाई V इसको यहां पर लेकर जाए, या फिर ऐसा कर ले पाई इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करेंगे. प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा से के एक कांस्टेंट आएगा ये अपॉन V. तो यहां पर अपने पास V आ जाएगा ये. तो यहां से क्या आ जाएगा? पाई V विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट K. पाई V विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट K. तो यानी कि पाई इंटू V हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होगा, हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होगा. और इस रिलेशन के दौरान तुमने टेम्परेचर कांस्टेंट माना था, इस रिलेशन के दौरान तुमने टेम्परेचर कांस्टेंट माना था, तो 100% यहां पर टेम्परेचर इसमें इन्वॉल्व होगा, 100% इसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा. तो यहां पर आपका हो गया पाई V इक्वल टू K कांस्टेंट. तो इस कांस्टेंट में 100% आपका टेम्परेचर जरूर इन्वॉल्व होगा. कैसे होगा वो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन वी गॉट दिस एज दैट पाई V इक्वल्स टू कांस्टेंट. और इसमें भाई साहब टेम्परेचर 100% इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर ही कांस्टेंट माना है. एग्जैक्टली ये T के बराबर नहीं होगा, T के साथ कुछ और वैल्यू भी आएगी, बट ये कांस्टेंट में T जरूर होगा. ठीक है, तो पाई V इक्वल्स टू कांस्टेंट. क्लियर हो गया? तो सीधे तौर पर कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो चीज कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम से इनवर्सली होगी. ठीक है, तो पाई जो है बॉयल वेंटहॉफ लॉ के हिसाब से मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पाई V की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट आएगी. Remember, the osmotic pressure of a solution containing 1 mole of a solute particles per liter 1 molar at 0 degree Celsius is 22.4 atm. याद रखना, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एक ऐसे सोल्यूशन का जिसके पास 1 मोल प्रेजेंट है सोल्यूट का 1 लीटर में, यानी कि मोलारिटी 1 है, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसको ऑस्मोटिक प्रेशर 22.4 एटीएम देना पड़ता है. ये एक फिक्स्ड है, इसी वैल्यू से निकाला है, इसी वैल्यू से निकाला है. आप भी निकाल सकते हो, बस अगर आपको टेम्परेचर का रिलेशन वहां पर बता दिया जाए कि वहां टेम्परेचर किसके साथ आएगा, तो आप ये बता सकते हो कि अगर कोई सोल्यूशन है जो कि 1 मोलारिटी रखता है, 1 मोल पर लीटर रखता है, 1 मोलारिटी रखता है, तो 1 मोल पर लीटर रखने पर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पर उसका जो पाई होगा वो 22.4 एटीएम होगा. उसका जो पाई होगा वो 22.4 एटीएम होगा. क्लियर हो गया? कहीं ना कहीं ये चीज एक मोलार वॉल्यूम से निकली है, क्योंकि हमें मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर पे वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है. तो यहां पर अगर मोलारिटी 1 हो गई और आपका जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन हो गया, तो फिर जो प्रेशर लगेगा पाई वो 22.4 एटीएम भी लगेगा. ये चीज यहां से स्टैंडर्डली आई है. स्क्रीनशॉट ले लें बॉयल वेंटहॉफ लॉ का भी. तो यहां पर याद रखना पाई V इक्वल टू कांस्टेंट होगा. ये बॉयल वेंटहॉफ लॉ से हमने बनाया है, वेंटहॉफ और बॉयल के कंबाइंड लॉ से ये चीज बनी है दैट पाई V इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ फर्दर चार्ल्स वेंटहॉफ लॉ क्या बताता है? याद करें, चार्ल्स लॉ था वॉल्यूम टेम्परेचर का लॉ. ठीक है, जिस दौरान वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होगा उस दौरान हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे. चार्ल्स वेंटहॉफ लॉ में यह बताएगा कि जो इवन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो वेंटहॉफ साहब ने चार्ल्स का इस्तेमाल किया, चार्ल्स के लॉ का इस्तेमाल किया, बेसिकली ये समझना चाहिए. और उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा सोल्यूशन में वो उसके अंदर टेम्परेचर जितना होगा उस पर डिपेंड करेगा. और जाहिर सी बातें करना भी चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस ये कहता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो वो क्या करेंगे और तेजी से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे. अगर मैं ऑस्मोसिस देख रहा हूं सॉल्वेंट से सॉल्यूशन फेज के आने के बाद,
सॉल्वेंट से सोल्यूशन फेज में जब सॉल्वेंट आ रहा है तो वो तो वैसे भी मूवमेंट दिखा रहा है, वो तो आएगा ही। लेकिन अगर आप उसमें तापमान बढ़ा दोगे, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो वो मूवमेंट और तेज होगा। मतलब सॉल्वेंट का पार्टिकल और तेजी से भागेगा और सॉल्यूशन साइड जाने की कोशिश करेगा, तो भैया रेट ऑफ ऑस्मोसिस बढ़ जाएगा, जो ऑस्मोसिस का रेट है वो बढ़ जाएगा। अब जब सॉल्वेंट का पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करेगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन की तरफ से एकदम से ज्यादा अपलिफ्ट मूवमेंट आएगा। उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए आपको सॉल्यूशन साइड में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो आपके द्वारा लगाने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये चीज यहां पर बताई गई है। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी प्रोवाइडेड कंसंट्रेशन उस समय कांस्टेंट रहे। उस समय कंसंट्रेशन फिर नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन जब बदलेगा तब भी पाई बदलेगा, लेकिन फिर टेम्परेचर उस समय कांस्टेंट रखकर ही हम कंसंट्रेशन से वेरिएशन देख सकते हैं। और जब टेम्परेचर से पाई का वेरिएशन देखना है तो फिर कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो कंसंट्रेशन को वहां कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, सो चार्ल्स वेंट-ऑफ लॉ क्या कहता है, विच इज समवॉट सिमिलर टू गेल-यूसेक्स लॉ। गेल-यूसेक्स लॉ क्योंकि वहां पर भी प्रेशर और टेम्परेचर का लॉ था। अकॉर्डिंग टू which the osmotic pressure of a dilute solution is directly proportional to its absolute temperature। कोई भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब उस समय उसका जो टेम्परेचर केल्विन में है वो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर माना जाएगा जो उस इंडिविजुअल सॉल्यूशन का है। So that is the osmotic pressure of dilute solution will be always proportional to its absolute temperature when the concentration of the solution is kept constant। जब सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसको चेंज ना किया जाए, एक ही कंसंट्रेशन पे टेम्परेचर को वेरी किया जाए। तो कंसंट्रेशन जब एक ही रहेगा और टेम्परेचर को हम वेरी करेंगे तो टेम्परेचर के बढ़ते बढ़ते हम देखेंगे हमें ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ रहा है। और ये बकायदा आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ये आप एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस ले सकते हो जिसके पर एक पिस्टन, जिससे एक पिस्टन फिट कर सकते हो और उस पिस्टन पर एक मैकेनिकली आप उस पर एक फोर्स लगा सकते हो सॉल्यूशन साइड। तो वो पिस्टन कितना फोर्स लगा रहा है सॉल्यूशन साइड वो उस प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में दिख जाएगा। तो फिर सडनली आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस उसमें बढ़ा हुआ टेम्परेचर दिखाने लगेगी, और टेम्परेचर बढ़ाओगे और उसका प्रेशर वैल्यू बढ़ा हुआ दिखाएगी। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो पाई बाय टी विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि यहां से आप ये कह सकते हो कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो पाई विल बी इक्वल टू टी इंटू कांस्टेंट, टी इंटू के, सपोज के इज कांस्टेंट। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो पाई बाय टी हो जाएगा, जो पाई बाय टी हो जाएगा वो आपका के यानी कि एक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। जो पाई बाय टी हो जाएगा वो आपका एक के यानी कि एक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ये आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज पाई बाय टी विच इज इक्वल टू के विच इज अगेन अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट। क्लियर हो गया? तो पाई बाय टी विल बी इक्वल टू के विच इज अ कांस्टेंट, ये आपको देखने को मिलेगा। ये पाई बाय टी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, चले स्क्रीनशॉट ले लें इस पार्ट का भी। तो ये था चार्ल्स वेंट-ऑफ लॉ जिसको गेल-यूसेक्स लॉ से हमने कंपेयर किया है, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर का लॉ गेल-यूसेक्स का लॉ था, लेकिन वॉल्यूम यहां पर कांस्टेंट रखा गया था। तो वॉल्यूम के कांस्टेंट के हिसाब से है पाई जो टी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन द कंसंट्रेशन रिमेंस कांस्टेंट। नॉट ओनली वॉल्यूम कांस्टेंट है बल्कि मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो पाई की वैल्यू जो होगी टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो पाई बाय टी जो होगा वो कांस्टेंट के बराबर आएगा। अब आगे, अभी पूरा पाई का एक्सप्रेशन नहीं निकला है, अभी हमने इंडिविजुअली एक एक लॉ पढ़ा है। पहले बॉयल्स वेंट-ऑफ लॉ पढ़ा, फिर चार्ल्स वेंट-ऑफ लॉ पढ़ा, अभी आगे एक और लॉ आएगा एवोगैड्रोस वेंट-ऑफ लॉ। फिर हम लास्ट में पाई का एक एक्सप्रेशन निकालेंगे जो कि प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में, जो कि कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के टर्म्स में होगा। ये कह लो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के टर्म्स में होगा, उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं एवोगैड्रोस वेंट-ऑफ लॉ की। एवोगैड्रोस वेंट-ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, दोनों सॉल्यूशंस में मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम है, मतलब जो भी आपने सॉल्यूशन मिलाया वो मॉलिक्यूल्स की संख्या उसमें सॉल्यूट की सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, मतलब N/V सेम हो गया, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम हो गया, टेम्परेचर भी सेम है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, तो इसका मतलब उन दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। यानी कि दोनों के अंदर अगर आपको ऑस्मोसिस रोकना है तो दोनों सॉल्यूशंस में सेम अमाउंट का प्रेशर लगाना पड़ेगा, सेम अमाउंट का ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, अगर मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर सेम है। तो
ऐसे सॉल्यूशंस को, ऐसे दो सॉल्यूशंस को आगे हम बताएंगे, इसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस भी कह देते हैं। ऐसे दो सॉल्यूशंस आइसोटोनिक सॉल्यूशंस भी हो जाते हैं। क्या आप फिर से समझेंगे? एवोगैड्रो बेंटोफ लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स, इक्वल वॉल्यूम से डाइल्यूट सॉल्यूशंस के, सॉल्यूट डिफरेंट है चलेगा, सॉल्यूट अलग है चलेगा, हैविंग द सेम टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, उनका टेम्परेचर सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है, contains equal number of molecules, that is isotonic solutions at a given temperature have same molar concentration। ठीक है, यहां उन्होंने बोल दिया कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा उनका मोलार कंसंट्रेशन भी सेम होगा। तो यहां पर सिंपल सी चीज है कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सेम है, तो पहली बात तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हो गए, क्योंकि दो सॉल्यूशन से ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हो गए। आइसोटोनिक के बारे में हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे चलकर, लेकिन अगर दो सॉल्यूशंस आपके पास हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, जिस पर आपको सेम प्रेशर लगाना पड़ रहा है, अगर आप ऑस्मोसिस रोकने के लिए रोकना चाहते हो तो दोनों पर सेम प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया, तो ऐसे सॉल्यूशंस का मोलार कंसंट्रेशन यानी कि मोल्स पर लीटर, मोल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो भी सेम होगा, यानी कि मोलारिटी सेम हो गई। तो यही चीज आई है कि जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, यानी कि मोलारिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर दो सॉल्यूशन है जिनका पाई सेम है तो उनकी जो मोलारिटी होगी वो भी सेम आएगी, यानी कि मोल्स पर लीटर वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम जितने प्रेजेंट होंगे पहले सॉल्यूशन में उतने ही प्रेजेंट होंगे दूसरे सॉल्यूशन में, दोनों सॉल्यूशंस में पाई की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. Here n will be the number of moles of solute per liter of the solution. तो basically n जो है वो number of moles है per unit volume, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल्स होंगे सॉल्यूशन के वो वैल्यू होगी पाई, तो पाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, पाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। क्लियर हो गया? पाई इज प्रोपोर्शनल टू n का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है दोनों सॉल्यूशंस का तो जो उसमें मोल्स की संख्या होती है वो सेम होती है। इससे ये क्लियर हो गया कि जो पाई होगा कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर सॉल्यूशन के मोल्स ज्यादा हैं तो वो सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो सॉल्वेंट उसमें और तेजी से एंटर करेगा, तो फिर उसको उसमें ऑस्मोसिस रोकने के लिए आपको और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जितने ज्यादा मोल्स होंगे यूनिट वॉल्यूम में उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। ये यहां से मिलता है विच इज एवोगैड्रोस बेंटहोफ लॉ, ये एवोगैड्रोस बेंटहोफ लॉ है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारी चीजों को कंबाइन करके एक लॉ बनाने वाले, अब हम इन सारी चीजों को कंबाइन करेंगे और एक कॉमन लॉ बनाएंगे और कॉमन लॉ देखेंगे कि क्या होता है, कैसे बनता है। नाउ जनरल इक्वेशंस फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय पाई v इक्वल्स टू nRT। एक चीज हमने देख ली, जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, एक हमने देख लिया जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n बाई v के, ये हमने देख लिया, इंडिविजुअली हमने इसको समझ लिया। तो पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n बाई v के। तो अगर इस दोनों को हम कंबाइन करें, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो वी कैन से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हम कह सकते हैं 1 and 2 से, 1 and 2 से क्या हम कह सकते हैं कि पाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n बाई v इंटू टी के। एंड व्हाट इज n बाई v? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन, जो कि मोलारिटी होता है, तो आप इसको कंसंट्रेशन यानी कि मोलारिटी बोल सकते हो। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ct, क्योंकि n को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी c को हम क्या लिख सकते हैं, n बाई v, मोल्स प्रेजेंट पर लीटर पर लीटर, तो मोल्स प्रेजेंट पर लीटर इज मोलारिटी, जिसको हम c लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करेंगे तो यू विल गेट पाई इक्वल टू CRT, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करेंगे तो यू विल गेट पाई इक्वल टू CRT। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं, जो CRT से आएगा। याद रखना पाई सिर्फ जो है डिनोशन है ऑस्मोटिक प्रेशर का, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो है पाई। ये जो पाई है ये वो तरीका है। पाई की वैल्यू मत रख देना कोई यहां पर 22/7 या 3.14, वो मैथमेटिक्स में फिजिक्स में तुम रख सकते हो, यहां सिर्फ रिप्रेजेंट करने का सिंबल है पाई, इसका वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, वैल्यू बिल्कुल नहीं रखना, वैल्यू इसमें याद ही नहीं रखना है आपको। पाई सिर्फ एक तरीका, एक सिंबल है जिससे आप ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हो। जनरली प्रेशर पी से डिनोट होता है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करना है तो आप पाई से करते हो। तो ये पाई सिर्फ ये सिंबल है।
तो पाई विल बी इक्वल टू CRT, तो पाई इक्वल टू CRT. On the basis of this analogy, Wendt proposed that a solute in dissolved state behave as a gas and the osmotic pressure of the solution is equal to the pressure which the solute would exert if it would have been a gas at the same temperature and occupying the same volume as that of solution. तो इस रिलेशन से एक वेंट ऑफ साहब ने एक एनालॉजी सेट की, एक समानता दिखाई कि एक सोल्यूशन में जो प्रेशर का काम होता है वो कुछ इसी तरीके से काम होता है जैसे एक गैस में एक प्रेशर का रोल होता है. तो इनने एनालॉजी सेट करी कि दैट अ सोल्यूट इन डिसॉल्व्ड स्टेट, जो सोल्यूट होगा सोल्यूशन के अंदर वो एक गैस की तरह बिहेव करेगा. इट विल बिहेव एज अ गैस एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, और जो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो बिल्कुल प्रेशर उसके उस प्रेशर के इक्वल होगा जो एग्जर्ट होता अगर उस गैस को, अगर उसे हम एक गैस मान लेते जो उसी टेम्परेचर पर होती और उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती. समझ में आया? मतलब वेंट हॉफ साहब ने ये एनालॉजी सेट करी, पाई इक्वल टू CRT से पाई इक्वल टू CRT और PV इक्वल टू NRT. बहुत हद तक सेम है, बहुत हद तक सेम है, क्योंकि देखो यहां पर भी तुम अगर C को वापस लिख दो, थोड़ी देर के लिए C को वापस लिख दो, पाई N/V, क्या लिख सकते हो? C को N/V लिख दो, तो C इज नथिंग बट N/V. C क्या हो गया आपका? N/V इंटू RT. तो C क्या हो गया आपका? N/V इंटू RT हो गया ये यहां पर. तो पाई V इक्वल्स टू NRT हो गया ये, पाई V इक्वल्स टू NRT. V को वहां ले गया तो पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये V को यहां ले गया तो पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू V इक्वल टू NRT, पाई इंटू V इक्वल टू NRT. तो पाई V इक्वल टू NRT. अब इसको देखो, आइडियल गैस इक्वेशन याद करो, PV इक्वल टू NRT था. आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? PV इक्वल टू NRT. ये पाई V इक्वल टू NRT है, लगभग सेम है. ये एनालॉजी वेंट हॉफ साहब ने सेट करी कि जो सोल्यूट है सोल्यूशन के अंदर वो एक गैस की तरह बिहेव कर रहा है, वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है. और ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली वो प्रेशर हो सकता था अगर इस सोल्यूट की जगह हम इसे गैस मान लेते. तो अगर हम इसे पूरा गैस मान लेते तो गैस के पास जो प्रेशर होता है उस कंडीशन पे P, ये पाई उसी P के बराबर होता. तो यहां पर ये पाई V इक्वल टू NRT आ गया. ये एनालॉजी सेट करी. फिर से ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालॉजी वेंट ऑफ प्रपोज दैट अ सोल्यूट इन डिसॉल्व्ड स्टेट, सोल्यूट जो है डिसॉल्व्ड स्टेट में इट बिहेव्स एज अ गैस, वो एक गैस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि वो आइडियल गैस इक्वेशन को हिसाब से ही आ रहा है. एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, बस जो पाई है, इज इक्वल टू द प्रेशर विच द सोल्यूट वुड एक्सर्ट इफ इट वर अ गैस. तो ये वो प्रेशर होता जो सोल्यूट एक्सर्ट करता अगर वो सोल्यूट गैस होता. तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर उस प्रेशर के बराबर होता जो गैस का होना चाहिए. एट द सेम टेम्परेचर एंड ऑक्यूपाइंग द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सोल्यूशन, जो एक सेम टेम्परेचर पे और सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा सोल्यूशन में. तो ये उस गैस के प्रेशर के बराबर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर. तो सिर्फ ये कंपेयर किया गया. पाई इक्वल टू CRT आता है इक्वेशन, पाई V इक्वल टू NRT आती है जो कि आइडियल गैस से कंपेयर की गई है, विच इज PV इक्वल टू NRT. These laws fail to deal with concentrated solutions due to the fact that osmotic pressure is actually related to the activity and not to the concentration of the solution. तो ये जो लॉ है हालांकि ये फेल हो गए जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आ गया. क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये एक्चुअली सोल्यूशन की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन है, लेकिन उन मोल्स पे डिपेंड करता है जो सोल्यूट के मूवमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं. यानी कि जिनकी वजह से मेनली मूवमेंट हो रहा है उनकी वजह से ये ऑस्मोटिक प्रेशर आता है, तो हम इसको एक्टिविटी कह देते हैं. तो इस एक्टिविटी की वजह से आप ये कह सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर आता है. और हालांकि वो कंसंट्रेशन से प्रोपोर्शनल रहेगा बट नॉट एग्जैक्टली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन. Osmotic pressure is the most sensitive colligative property and its magnitude is proportional to the molarity of the solution. Its molarity of the solution, तो इसका जो magnitude है वो molarity से proportional है. याद रखना ये एकमात्र colligative property ऐसी है जो molarity पर चलती है. Molarity is moles per liter वाला, not moles per kg. molality पर नहीं चलती, small m पे नहीं चलती, बड़े m पर, capital M पे चलती है. स्मॉल m पर वो चलता था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो चलता था. ये मोलारिटी है कैपिटल M पर चलती है, तो ये कैपिटल M पर चलती है. बट अगेन व्हाई इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्योंकि भैया मोल्स पे डिपेंड करती है. क्योंकि अगर मोलारिटी पे डिपेंड कर रही है तो मोलारिटी इज मोल्स, मोलारिटी इज मोल्स पर लीटर,
मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल्स पे डिपेंड कर रही है। और कोई भी चीज अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, सॉल्यूट की मात्रा पे डिपेंड करे, सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करे, तो 100% वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे इस पूरे पार्ट का। ओके, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। मूविंग राइट नाउ, सो देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर से तो बहुत सिंपल खेल है, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी। हमने यही लिखा था, जिसको हमने बाद में आइडियल गैस इक्वेशन जैसा बना लिया था, विच इज पाई वी इक्वल टू एन आर टी, ये बना लिया था। तो यहां पर हमने क्या करा था, पाई वी इक्वल्स टू एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि मैं सॉल्यूट को बी से डिनोट करता हूं, ये इन जनरल केस हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम जनरली सॉल्वेंट को ए से और सॉल्यूट को बी से डिनोट करते हैं। तो सॉल्वेंट को ए से और सॉल्यूट को बी से डिनोट करते हैं। तो दिस एन विल बिकम डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी। सो दिस इंप्लाइज एम बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम बी मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना सॉल्यूट का, तो वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू आर टी डिवाइडेड बाई पाई इंटू वी। हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला किसका हो गया, एम बी का, क्योंकि हर बार हमने एक काम किया है कॉमन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि लास्ट में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जरूर निकाला है। तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला है, डब्ल्यू बी आर टी इंटू पाई अपॉन पाई इंटू वी। आर टी क्या, डब्ल्यू बी क्या है, अच्छा यहां पर पूरा एक बार सारी चीजें लिख भी लेते हैं, सारी चीजें अपन लिख भी लेंगे यहां पर। तो यहां पर क्या है, पाई और एम बी निकालना है ना, तो एम बी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू वी, अपॉन पाई इंटू वी, ये एम बी आ जाएगा। तो एम बी यहां पर अपन ने ऊपर किया और पाई वी नीचे करा, डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई वी, ये आपका एम बी आ गया। दिस इज मॉलिक्यूलर मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास आ गया, एम डैश इन्होंने डिनोट किया, हमने एम बी डिनोट किया, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इज वेट ऑफ सॉल्यूट, आर टी अपॉन पाई इंटू वी। ठीक है, यहां पर सारी चीजें लिख लेते हैं, वेयर एम बी इज व्हाट, एम बी इज बेसिकली मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, MB is basically molecular mass of solute, ठीक है, WB is mass of solute, जो मास दिया हुआ है गिवन मास, वो मास है सॉल्यूट का, यानी कि जो सॉल्यूशन में मौजूद है वो मास है सॉल्यूट का, WB। R क्या है, सबको पता है, इट्स अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R is nothing but universal gas constant, तो it's universal gas constant, ये R हो गया। T will be your temperature, केल्विन में, ये टेम्परेचर हम हमेशा केल्विन में रखेंगे, तो टेम्परेचर इन केल्विन। पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो योर पाई इज ऑस्मोटिक pressure and your V is volume of solution, तो V जो होगा वो solution का वॉल्यूम होगा, तो V is nothing but your volume of solution। ये वो सारी चीजें जो यहां पर हमें देखने को मिलती हैं और हमें पता होनी चाहिए कौन सी चीज क्या है। तो एम बी जो होगा वो डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू वी होगा, डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू वी, इससे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। बट पाई का फॉर्मूला ये वाला याद रखेंगे, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। ठीक है, तो दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार यहां पर इसका भी। तो यहां पर हमने भैया क्या क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना हमने समझ लिया है, सीख लिया है, जान लिया है कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मतलब क्या है टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर, समझेंगे। इफ अ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस
मिलाकर बनाया है, एक बड़ा सोल्यूशन है जिसमें आपने छोटे छोटे सोल्यूशंस को मिलाया और वो फाइनली एक रिजल्टेंट सोल्यूशन आपने बना लिया है। तो उस रिजल्टेंट सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा? जो इंडिविजुअल सॉल्यूशंस उसके अंदर मिले हैं, जो छोटे छोटे सॉल्यूशंस उसके अंदर मिले हैं, उन सब के ऑस्मोटिक प्रेशर का सम होगा फाइनल सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर। उन पूरे टोटल जो सॉल्यूशंस हैं उन सब सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर का सम होगा फाइनल सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब फाइनल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा, अगर उसको पाई मान ले और छोटे छोटे सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 पाई 2 पाई 3 मान ले, तो बड़ा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा, बड़े सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा पाई, वो पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 एंड सो ऑन करते हुए आ जाएगा। ये सिंपल है। तो यहां पर इफ अ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, से पाई 1 पाई 2 पाई 3 are their individual osmotic pressure, then total osmotic pressure will be pi, which is equal to pi 1 plus pi 2 plus pi 3 up to dash dash dash। क्लियर हो गया? तो आपके पास छोटे छोटे सॉल्यूशंस होंगे अगर, और उनसे आपने मान लो आपके पास ये एक सॉल्यूशन है, ये एक और सॉल्यूशन है, ये एक और सॉल्यूशन है, आपने 3 सॉल्यूशन बना लिए। ठीक है, ये आपने 3 सॉल्यूशन बना लिए और तीनों सॉल्यूशंस में दिस इज सॉल्यूशन ए जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 मान लो, दिस इज सॉल्यूशन बी जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 मान लो, और ये सारे पाई अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि सेम है, सेम हो भी सकते हैं बट अलग भी हो सकते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सॉल्यूशन सी है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 3 है। ठीक है, अब आपने क्या करा, इन सबको ऐड कर दिया। आपने क्या करा, अब इन सबको ऐड कर दिया, तो इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया और इन सबको आपने मिला दिया। जब आपने इन सबको मिला दिया तो टोटल सॉल्यूशन का जो पाई आएगा, इसका जो पाई आएगा, वो पाई जो होगा इसका, वो होगा पाई इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3। फाइनल पाई जो होगा वो पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 के इक्वल होगा। सम होगा ऑफ ऑल द इंडिविजुअल ऑस्मोटिक प्रेशर्स, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर का, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर का, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर, सम होगा टोटल फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज रिजल्टेंट सॉल्यूशन। दिस इज रिजल्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से इसका भी। तो ये हो गया अपना टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो अपन ने सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को देखा है कि जो सॉल्यूशन छोटे छोटे सॉल्यूशन से मिलकर बनता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उन सबके ऑस्मोटिक प्रेशर के सम के बराबर होगा। अब आगे आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल वाइज सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस पूरे टॉपिक का, जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, समझेंगे इस बात को। कई जगह पर आपने इसका नाम सुना होगा रिवर्स ऑस्मोसिस, या इसको शॉर्ट में हम आरओ कहते हैं, आरओ। तो आपने सुना होगा वाटर प्यूरिफायर सिस्टम होता है, आरओ सिस्टम होता है ना, कैंट वाले ऐड करते हैं, एक्वागार्ड वाले ऐड करते हैं, आरओ प्यूरिफायर वाटर है, आरओ सिस्टम से प्यूरिफाई किया गया है। तो वो आरओ क्या है, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। और कैसे उससे वाटर प्यूरिफाई किया जा सकता है, क्या वो प्रोसेस है, क्यों इसको रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम दिया गया है, वो सारी चीजों की चर्चा करेंगे हम आज के इस टॉपिक में, रिवर्स ऑस्मोसिस में। अभी तक हमने ऑस्मोसिस समझा था, अभी तक हमने ये देखा था कि ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जो कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस और फ्रॉम सॉल्वेंट फेज टू द सॉल्यूशन फेज। ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियस होता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज कर सकते हो कि आप इस ऑस्मोसिस को रोक सकते हो। ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है, आप इस प्रोसेस को खुद से रोक सकते हो बाय अप्लाइंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। चर्चा कर चुके। मानकर चलो यहां पर आपके पास एक कंटेनर है जिसके पार्टीशन में आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख रखी है। ये आपका कंटेनर है और इस कंटेनर के पार्टीशन में आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दी है। ठीक है, दिस इज सपोज योर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे। ठीक है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे।
दिस इज योर SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। तो ये हो जाएगी आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मतलब जिससे पेनिट्रेट हो सके कुछ चीज, सेमी मतलब पार्शियली, तो वो मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें एक फेज होगा प्योर सॉल्वेंट का, सो दिस इज अ फेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये आपको प्योर सॉल्वेंट यहां पर दे दिया गया है। और एक फेज होगा सॉल्यूशन का, तो ये आपका सॉल्यूशन का फेज यहां पर आ गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। मतलब इसमें आपका क्या होगा, सॉल्यूट भी मौजूद होगा, तो ये आपका सॉल्यूट है जो होमोजीनियसली मिक्स्ड है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सो दिस इज सॉल्वेंट ए, ये आपका सॉल्वेंट हो गया ए, और ये आपका हो गया सॉल्यूशन A प्लस बी, यह आपका हो गया सॉल्यूशन A प्लस बी। जाहिर सी बात है ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस होगा तो आपको पता चलेगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है वो A साइड से निकलकर A प्लस बी की साइड मूव कर रहे हैं, यानी कि आपको यहां पर मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। और इस मूवमेंट की पहचान होगी इसके ऊपर लगे हुए पिस्टन से, इस मूवमेंट की पहचान होगी इसके ऊपर लगे हुए पिस्टन से, क्योंकि आपको ये दिखेगा ये पिस्टन जो होगा ये ऊपर मूव कर जाएगा, ये जो पिस्टन होगा ये ऊपर मूव करेगा। कौन सा पिस्टन, ये वाला नहीं, ये वाला तो नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट से ये वाला जो पिस्टन है ये नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा। अब आप चाहते हो कि ये ऊपर ना जाए, तो आपको क्या करना होगा, इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को यहां से रोकना होगा। ये जो सॉल्वेंट है वो यहां से यहां जा रहा है, A से A प्लस बी की तरफ जा रहा है, ऐसे मूवमेंट हो रहा है। तो जब ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए डेफिनेटली आपको यहां से एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको आपने ऑस्मोटिक प्रेशर नाम दिया था, जिसको आपने ऑस्मोटिक प्रेशर बोला था। सो यहां पर आपने वो प्रेशर लगाना है जिस प्रेशर को आप कह दोगे कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पर आप वो प्रेशर लगाओगे जिसको आप ऑस्मोटिक प्रेशर कह दोगे, ये ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। अब जो प्रेशर आप लगा रहे हो जिससे ऑस्मोसिस रुक रहा है उसे आप ऑस्मोटिक प्रेशर कहोगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी हमने जान ली थी कि भैया इसको डिनोट करते हैं पाई से, और इसकी वैल्यू होती है CRT के बराबर, जो कि कंसंट्रेशन होता है C, इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो C, T इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर, या जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर, और R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्योंकि इसको एनालॉगी, इसको हमने गैस लॉ से कंपेयर किया था, और गैस लॉ से कंपेयर करके हमने मतलब वेंट हॉफ साहब ने किया था, और उसके बाद हमने ये वैल्यू समझी थी कि जैसे एक आइडियल गैस में PV इक्वल टू nRT होता है, वैसे ही इधर πV इक्वल टू nRT होता है ऑस्मोटिक प्रेशर में। और P को वही प्रेशर माना था जो गैस के लिए जैसा P होता है वैसे ही पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू आ गई। तो अब तुमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर का प्रेशर लगा के, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर का प्रेशर लगाकर ऑस्मोसिस को रोक दिया, और ऑस्मोटिक प्रेशर की ये डेफिनेशन दे दी, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड सो एज टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। वो प्रेशर जो आप ऑस्मोसिस प्रोसेस को होने से ऑस्मोसिस प्रोसेस होने से रोकने के लिए लगाते हो, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए आप बेसिकली लगाते हो, उस प्रेशर को आप ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हो, ठीक है। तो आपने पाई लगा दिया। लेकिन अब आप जरा सोचो कि अगर मानकर चलो आपने ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो लगाया है पाई, वो जरूरत से ज्यादा लगा दिया। जरूरत से ज्यादा लगा दिया मतलब क्या भैया, पाई के बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने से ऑस्मोसिस रुक जाता, लेकिन आपने जो प्रेशर लगाया वो पाई से ज्यादा लगा दिया, मतलब जितना जरूरत थी उस जरूरत से ज्यादा लगा दिया। समझ में आई मेरी बात? यहां पर ये पिस्टन ऊपर जा रहा था, पिस्टन ऊपर क्यों जा रहा था? क्योंकि ऑस्मोसिस हो रहा था। ऑस्मोसिस का मतलब है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन फेज में मॉलिक्यूल्स जा रहे थे, तो पिस्टन ऊपर जा रहा था। पिस्टन को रोकने के लिए आपने एक प्रेशर लगाया जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर का लगेगा, जिससे ऑस्मोसिस रुक जाएगा। लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए कि वो प्रेशर आपने जरूरत से ज्यादा लगा दिया,
मानकर चलो 2 एटीएम का ऑस्मोटिक प्रेशर मांगता था, 2 एटीएम पर वो कहता था भैया ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक लिया जाएगा, लेकिन आपने 2.5 एटीएम का प्रेशर लगा दिया, तो आपने 2 एटीएम यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा का प्रेशर लगा दिया। तो मेरे को जरा सोच के बताओ कि होगा क्या? होगा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा खेल है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस तो 2 एटीएम पर ही रुक गई थी, लेकिन जब हमने प्रेशर उस 2 एटीएम को एक्सीड करके लगाया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा वैल्यू का लगाया, तो हुआ क्या? ये पिस्टन नीचे आने लग गया। पहले पिस्टन रुक गया था, पिस्टन इक्विलिब्रियम पे आ गया था ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर पे, ना पिस्टन ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, क्योंकि हमने ऊपर जो जा रहा था पहले उसको रोक दिया। लेकिन फिर हमने वैल्यू बढ़ा दी, तो वैल्यू बढ़ाने से, वैल्यू बढ़ा दी, समझ में आया? यहां पर हमने प्रेशर ज्यादा लगा दिया, यानी कि हमारा जो पी एक्सटर्नल है वो बहुत ज्यादा लग गया पाई के मुकाबले। तो ये पिस्टन जो होगा ये नीचे आने लगेगा, और नीचे आएगा तो होगा क्या? इधर का सॉल्वेंट तो इधर सॉल्यूशन फेज में पहले ही बंद हो गया था जाना, लेकिन अब उल्टा काम होगा। इस साइड का जो सॉल्वेंट होगा, किस साइड का? सॉल्यूशन साइड का जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्यूशन साइड से निकलकर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर के इस साइड आने लगेगा। किस साइड आने लगेगा? प्योर सॉल्वेंट की तरफ। किस साइड आने लगेगा? प्योर सॉल्वेंट की तरफ। तो मूवमेंट आपको इस साइड देखने को मिलेगा, एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि यह मूवमेंट ऑस्मोसिस का बिल्कुल ऑपोजिट मूवमेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑस्मोसिस का मूवमेंट क्या था? सॉल्यूशन से सॉल्वेंट फेज से निकलेंगे और सॉल्यूशन फेज में जाएंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन से निकलेंगे कंसंट्रेटेड की तरफ सॉल्वेंट जाएंगे, भागेंगे सॉल्वेंट ही। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? सॉल्वेंट ही भाग रहे हैं, भाग वही लोग रहे हैं, लेकिन अब वो उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। मतलब वो सॉल्यूशन फेज से निकलकर सॉल्वेंट फेज में जा रहे हैं, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से निकलकर डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। और ये खुद से नहीं हो रहा है, ये आप कर रहे हो। ये आप जो प्रेशर ऊपर से लगा रहे हो वो चीज कर रही है, और वो प्रेशर आप मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हो। तो जब आप मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाओगे तो यहां पर जो क्या होगा, प्रोसेस पूरी ऑपोजिट हो जाएगी और प्रोसेस हो जाएगी रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यही चीज की जाती है आरओ वाटर प्यूरिफायर सिस्टम में, चाहे कैंट का हो, कैंट तो कंपनी का नाम है, कैंट हो चाहे एक्वागार्ड हो, सबके आरओ में यही कॉमन कंसेप्ट होता है कि यहां होता है गंदा पानी, यहां होता है पानी और गंदगी, पानी सॉल्वेंट है और गंदगी सॉल्यूट है, और यहां होता है शुद्ध पानी, प्योर वाटर। ये पहले से यहां पर शुद्ध पानी होता है विच इज कॉल्ड एज प्योर वाटर, तो यहां प्योर वाटर होता है। अब क्या करते हैं, जो गंदा पानी होता है जिसमें गंदगी और पानी मौजूद रहते हैं, उस पर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक कंटेनर में रखते हैं, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो पानी का मॉलिक्यूल होगा वो गुजर जाएगा, जो गंदगी होगी, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो नहीं गुजरेंगे, वो वहीं रहेंगे, लेकिन जो पानी होगा वो गुजर जाएगा, और पानी यहां गुजर जाएगा तो यहां पर वो पानी आ जाएगा जहां पहले से साफ पानी मौजूद है। तो प्योर वाटर, इंप्योर वाटर से प्योर वाटर की तरफ मूवमेंट होगा। ये इंप्योर वाटर हो गया जो सॉल्यूशन फेज में होगा, और यहां पर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट हो गया, तो ये प्योर वाटर के फेज में आएगा। तो जितने भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो इससे निकलेंगे और प्योर वाटर में आएंगे, जितने भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इससे गुजरेंगे और प्योर वाटर में आएंगे, जितने भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो इससे गुजरेंगे और प्योर वाटर में आएंगे। ये होगा रिवर्स ऑस्मोसिस का फंडा। दिस इज वॉट यू आर हैविंग एज रिवर्स ऑस्मोसिस, और ये बिल्कुल ऑस्मोसिस का ऑपोजिट है, ये बिल्कुल ऑस्मोसिस का ऑपोजिट है। तो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। सो क्या है देखेंगे, व्हेन अ प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा वैल्यू का प्रेशर अप्लाई करोगे सॉल्यूशन फेज में, क्योंकि आप प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन साइड ही लगाते हो, द सॉल्वेंट में पास फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू द सॉल्वेंट। उल्टा हो गया। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट तो ये होता था कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जाता था, अपने आप होता था वो, लेकिन आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, आपने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से यहां सॉल्यूशन फेज से अब निकलेगा सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाएगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस टाइप ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि नॉर्मल ऑस्मोसिस का उल्टा है, इसलिए वर्ड रिवर्स आ गया, रिवर्स ऑस्मोसिस। एंड रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, क्योंकि जो पानी होता है उस पानी में नमक होता है, जो सी वाटर होता है उसमें आपको मालूम है पानी में बहुत ज्यादा नमक होता है, तो अगर उस पानी को पीने लायक बनाना है तो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस कैरी आउट करना पड़ता है, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस कराया जाता है, क्योंकि जो पानी और नमक का सोल्यूशन रहता है उस साइड दबाव बनाया जाता है, उस साइड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा
प्रेशर की वैल्यू लगाई जाती है, अप्लाई की जाती है, सो दैट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी वहां से निकलकर प्योर पानी का जो रिजर्वॉयर है उस तक पहुंच जाए और जो नमक है वो उसी कंटेनर में रह जाए, उसी साइड पे रह जाए। मतलब नमक आपका इसी साइड रह जाएगा, क्योंकि नमक का पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का पोर साइज बहुत छोटा है, तो नमक वहां से पास नहीं होगा, लेकिन जो पानी होगा वो यहां से पास हो जाएगा और अल्टीमेटली प्योर वाटर वाली साइड पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये देखो अनट्रीटेड वाटर है, दिस इज अनट्रीटेड वाटर, आपने इस पर प्रेशर लगाया तो प्यूरिफाइड वाटर की तरफ चला गया, दिस इज प्यूरिफाइड वाटर। और जो बीच में जो मेम्ब्रेन लगाई है सेपरेशन के लिए, दैट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो बीच में आपने मेम्ब्रेन लगाई है, दिस इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां पर आपने अनट्रीटेड वाटर पर प्रेशर अप्लाई करा, यहां सिर्फ प्रेशर अप्लाई करना है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, ऊपर से अप्लाई कर सकते हो या यहां से अप्लाई कर सकते हो, कहीं से भी आप प्रेशर अप्लाई। जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करोगे, आपको यहां पर प्रेशर अप्लाई करने पर यहां पर प्यूरिफाइड वाटर मिल जाएगा, तो ये प्यूरिफाइड वाटर होगा through semi-permeable membrane. This all occurs through semi-permeable membrane. सेम चीज यहां पर देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहां सी वाटर है, देखो सी वाटर है यहां पर, और यहां फ्रेश वाटर है, ये प्योर वाटर है, फ्रेश वाटर। आपने क्या लगाया, हाई प्रेशर लगाया, किस साइड लगाया, सी वाटर साइड। सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल से निकलेंगे और यहां पहुंच जाएंगे। सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सेमी परमेबल के यहां से निकलेंगे और इस साइड आ जाएंगे। ये मूवमेंट देखने को मिलेगा, ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मॉलिक्यूल्स यहां मूव करेंगे और फ्रेश वाटर साइड आ जाएंगे। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो यहीं रह जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो उसे अलाउ नहीं करेगी, वो उसे पास होने नहीं देगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का बिल्कुल उल्टा। तो अगेन खेल इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का ही था, क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है उस सॉल्यूशन का, तब तक उसको रिवर्स ऑस्मोसिस करोगे कैसे? क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस में आपके द्वारा जो प्रेशर लगना है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, वो ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्सीड होना चाहिए। तो आपने जो प्रेशर लगाना है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से चूंकि ज्यादा होना चाहिए, इसलिए आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको यहां पता चलेगा। मतलब उसका रोल है रिवर्स ऑस्मोसिस में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की हमारे बायोलॉजिकल लाइफ में, या कहां कहां जरूरी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी हम चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, बहुत बढ़िया। चले आगे नाउ, सो इसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सी वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस इज 25 atm। अगर आपके पास समुद्री पानी है 15 डिग्री पर रखा है, सॉरी नॉट 25 डिग्री, 15 डिग्री पर रखा हुआ है, तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 25 atm है। मतलब 15 डिग्री के सी वाटर पर ऑस्मोसिस रोकने के लिए आप 25 atm का ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हो। तो फिर रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, 25 atm से ऊपर, यानी कि 26, 27, 28, कोई सा भी आप प्रेशर लगाओ 25 से ऊपर, रिवर्स ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस have the same osmotic pressure. If two solutions have different osmotic pressure, the one having lower pressure is called as hypotonic and the other with higher pressure is called as hypertonic solutions. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरे पास दो सोल्यूशन है, तो दोनों सोल्यूशन का अपना अपना क्या होगा, एक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मेरे पास दो सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन का मानकर चले अपना अपना एक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। एक ये मेरे पास ये सोल्यूशन है, एक मेरे पास ये सोल्यूशन है, दोनों ही सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें ये सॉल्यूट है, दिस इज सॉल्यूशन ए, और इसमें ये सॉल्यूट है। ये सॉल्यूट है, दिस इज सॉल्यूशन बी। तो अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इन दोनों सॉल्यूशंस का अगर हम कहें कि दोनों सॉल्यूशंस का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, सेम है। अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो इसका अगर पाई 1 मान लेते हैं या पाई ए मान लेते हैं और इसका पाई बी मान लेते हैं और दोनों सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कह देंगे।
ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कह देंगे। तो दीज सॉल्यूशंस विल बी कंसीडर्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक मतलब ए और बी का जो प्रेशर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सेम हो गया। तो ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और बी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये दोनों सेम हो गए। तो पाई ए और पाई बी की वैल्यू जो हो गई वो सेम हो गई। पाई ए और पाई बी की वैल्यू जो हो गई वो सेम हो गई। तो पाई ए और पाई बी सेम हो गया, तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक। लेकिन अगर दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है, तो केस हो सकता है कि पाई ए का मान लेते हैं ज्यादा है और पाई बी का ऑस्मोटिक प्रेशर, बी वाले सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम है। तो जिसका ज्यादा है दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये पाई ए जो है वो सॉल्यूशन ए है जो कि ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रखता है, तो इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये जो पाई बी है, ये जो पाई बी है, इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक, क्योंकि ये सॉल्यूशन बी का होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन बी का होगा। तो ये सॉल्यूशन बी का होगा और सॉल्यूशन बी का क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। कौन सा? हाइपोटोनिक। तो इट विल बी कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन ए विल बी हाइपरटोनिक और सॉल्यूशन बी विल बी कॉल्ड एज हाइपोटोनिक, प्रोवाइडेड जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक जिसका ज्यादा होगा, हाइपोटोनिक जिसका कम होगा, हाइपरटोनिक जिसका ज्यादा होगा। तो सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी का अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आइसोटोनिक, लेकिन अगर कम ज्यादा है तो जिसका कम है वो हाइपोटोनिक और जिसका ज्यादा है वो हाइपरटोनिक। हाइपर, ठीक है ना, हाइपर और हाइपो दोनों वर्ड होते हैं ना। हाइपर मतलब होते हैं ना, हाइपर मत हो भाई, मतलब एकदम उत्तेजित मत हो, एकदम अग्रेसिव मत हो, हाइपर मत हो, आराम से ठंडा हो जा, कूल डाउन हो जा। हाइपर मतलब ज्यादा चीज, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर सेम हुआ तो आप ये कह सकते हो आइसोटोनिक। अच्छा, सेम हुआ तो एक और कंडीशन इसमें आएगी। सेम होने के दो रीजंस हो सकते हैं। जैसे मेरे पास सॉल्यूशन ए पाई ए इज इक्वल टू पाई बी है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का केस ले लिया। अब अगर पाई ए इक्वल टू पाई बी है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका n बाई वी आर टी, इसके n बाई वी मोल्स ऑफ ए होंगे यहां पर और मोल्स ऑफ बी होंगे, आर टी के बराबर है। अब हमें पता है आर और आर तो सेम होता है क्योंकि इट्स अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एनालॉजी सेट की थी आइडियल गैस से, क्योंकि तो इसको सोल्यूट को जो डिसॉल्व है वो एक आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करता है सोल्यूशन में भी। तो आर और आर तो कट गया, तो फिर क्या होगा, मोल्स और टेम्परेचर क्या होंगे, सेम होंगे। मोल्स और टेम्परेचर क्या होंगे, सेम होंगे। और इवन अगर पता चल गया मोल्स भी सेम है तो एन ए बाई एन बी, एन ए बाई वी इक्वल्स टू एन बी बाई वी। सो दिस इंप्लाइज, अगर ऐसा है तो फिर 100% जो टेम्परेचर होगा वो भी सेम होगा। तो इट मींस टी आर सेम, T of both the solutions, that is temperature of both the solutions are same. Temperature of both the solutions are same. तो जो टेम्परेचर होगा दोनों सोल्यूशन का उसे क्या मान लेंगे हम, सेम मान लेंगे। दोनों सोल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो T of both the solutions are same, जो टेम्परेचर होगा वो दोनों सॉल्यूशंस का सेम होगा, ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस आर सेम। अगर मान लो दोनों सॉल्यूशंस आइसोटोनिक है तो हम कह सकते एन ए बाई वी इंटू आर टी इक्वल्स टू एन बी बाई वी इंटू आर टी। टी भी अलग में अभी फिलहाल के लिए लिख लो, मतलब टी अलग लिख लो इन द सेंस कि इसका लिख लो टी ए और इसका लिख लो टी बी। अब आर और आर तो सेम होंगे तो आर और आर तो कैंसिल हो ही जाएंगे, लेकिन एन ए बाई वी और एन बी बाई वी इंटू टी ए इंटू टी बी जो होंगे वो आपके इक्वल होंगे। इसका मतलब तो फिर अगर आपके मोल्स भी सेम है, इफ एन ए बाई वी इक्वल्स टू एन बी बाई वी, मतलब कंसेंट्रेशन दोनों सोल्यूशन का सेम है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी सेम है। या ये कह लो टेम्परेचर सेम है तो फिर कह लो कंसेंट्रेशन भी सेम रहेगा।
आइसोटोनिक में ये चीज होंगी, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन इनटू टेम्परेचर का प्रोडक्ट सेम आएगा आइसोटोनिक में, हमेशा याद रखना। तो अगर कंसंट्रेशन इनटू टेम्परेचर का प्रोडक्ट सेम आ रहा है और उसमें तुम कह रहे हो कंसंट्रेशन सेम है, तो फिर टेम्परेचर भी सेम होगा आपस में दोनों सोल्यूशन का। और अगर कह रहे हो टेम्परेचर सेम है तो फिर कंसंट्रेशन सेम होगा दोनों सोल्यूशंस का, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन और टेम्परेचर बच जाता है, क्योंकि आर और आर तो कट जाता है ना, तो सिर्फ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर बच गया। इसका प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए, ये आइसोटोनिक की बात है। और ये फिर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में तो कुछ सेम नहीं होगा, सिर्फ आर सेम हो सकता है, बाकी कुछ सेम नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये तीन वर्ड आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए सॉल्यूशन की कैटेगरी में। आइसोटोनिक उनको बोलते हैं जिनमें दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। हाइपोटोनिक उस सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के मुकाबले कम होगा। हाइपरटोनिक उसको कहेंगे जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के मुकाबले ज्यादा होगा, उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरी चीज यहां पर हमने देख ली है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले इसको। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फंडा भैया, यहां पर हमने देख लिया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर्स की कुछ एप्लीकेशंस को यहां पर समझते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को कहां हम अप्लाई कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट provide very good method of determination of molecular mass of polymers like proteins etc due to the following reasons। जो पॉलीमर्स होते हैं जिनका मॉलिकुलर मास बहुत ज्यादा होता है, जैसे प्रोटीन्स हो गए, हमारी बॉडीज में जो प्रोटीन है वो एक बेसिकली एक पॉलीमर के रूप में एक है, तो एक कैटलिस्ट बेसिकली, लेकिन वो एक पॉलीमर का स्ट्रक्चर रखता है, बड़ा मॉलिकुलर मास रखता है। तो ऐसे सॉल्यूट के मॉलिकुलर मास आप निकाल सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर के कंसेप्ट से। कैसे निकल सकते हैं समझेंगे। Osmotic pressure of a solution containing fewer particles is appreciable and can therefore be measured accurately as compared to delta TB और delta TF। अगर आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा थोड़ी कम है, बहुत कम है, तो उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन है, जो मेजरमेंट है, वो एक्यूरेटली निकल सकता है एज कंपेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट वाला एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट से। देखो मॉलिकुलर मास तो हमने वहां भी निकाला था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, लेकिन वहां के मुकाबले यहां मॉलिकुलर मास ज्यादा एक्यूरेटली निकल सकता है, विच आर वेरी स्मॉल इन दीज कंडीशंस, जो यहां पर बहुत स्मॉल कंडीशंस में दिया जाता है, क्योंकि डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है ना। तो यहां पर आपको जो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में या एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में, वो डेसिमल्स में होता है, बहुत कम, 0.2 का केल्विन का चेंज आ गया, 0.05 केल्विन का चेंज आ गया, ऐसी चेंज आता है। तो वहां पर आप ये कह सकते हो कि मॉलिकुलर मास एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अगर मॉलिकुलर मास को एक्यूरेटली मेजर करना है तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर से बेहतर मेथड नहीं है। दूसरी बात, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, hence the method is practically useful for biomolecules which are generally unstable at higher temperatures। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट आप रूम टेम्परेचर पे कर सकते हो, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे ही होगा, मतलब या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर तो रूम टेम्परेचर पे चलेगा, तो उस रूम टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से आप प्रोटीन का, जो कि हमारे बॉडी के अंदर एक पॉलीमर है जिसका मॉलिकुलर मास बहुत ज्यादा होता है, उस मॉलिकुलर मास को आप रूम टेम्परेचर पे निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को जनरली अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से कैलकुलेट करें सपोज करो, तो हाई टेम्परेचर पे जाके प्रोटीन अनस्टेबल हो जाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही देखें, तो रूम टेम्परेचर पे ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लगेगा ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लगेगा। तो रूम टेम्परेचर पे सबसे एक्यूरेट वैल्यू किसके द्वारा मिलेगी? ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर दे देगा। तो इसलिए हाई मॉलिकुलर मास पॉलीमर्स का जब भी हम मॉलिकुलर मास निकालना चाहेंगे तो हम प्रेफरेबली कौन सी मेथड के थ्रू निकालेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू निकालेंगे। और ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू कैसे निकलेगा डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिकुलर मास पाई वॉज इक्वल टू एन बाय वी into RT, राइट। तो पाई वॉज इक्वल टू क्या हो गया था? N इज नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज MB, WB अपॉन MB, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू RT और इनटू V। ठीक है, तो यहां से V को हम ऊपर ले जाएंगे, तो दिस विल बिकम पाई इंटू V इक्वल्स टू WB
इंटू आर टी अपॉन एम बी, ये हो जाएगा। तो लेट्स कैलकुलेट एम बी फ्रॉम हियर। तो एम बी आ जाएगा आपके पास क्या, डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू वी, अपॉन पाई इंटू वी। ये आप एम बी निकाल सकते हो। अभी हमने निकाला था मॉलिक्यूलर मास का डिटर्मिनेशन, तो ये एम बी हमारा निकल जाएगा विच इज डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू वी। तो ये एम बी आपका निकल जाएगा डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू वी करके, और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे निकल सकता है। इसलिए आप जो पॉलीमर्स होते हैं, खासतौर से जो प्रोटीन्स होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप इसी मेथड को प्रेफर करते हो। ठीक है, तो ये पहली एप्लीकेशन है, अभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अब ये जो एप्लीकेशन थी ये तो हमने यहां पर देख ली है। बायोलॉजिकली ऑस्मोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है देखेंगे। ऑस्मोटिक प्ले अ वाइटल रोल इन बायोलॉजी ऑल्सो। सम एग्जांपल्स ऑफ इट आर एज फॉलोज। पहला एग्जांपल, फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग सिस्टम्स की नॉर्मल फंक्शनिंग जो होगी, द फ्लूइड कंसंट्रेशन हैज टू बी मेंटेन इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। जो फ्लूइड का कंसंट्रेशन होता है, जो फ्लूइड इनटेक होता है उनका, वो बहुत मेंटेन होना चाहिए, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ्लूइड वो लेते हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस में। कैसे समझेंगे इस बात को। पहला, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस वाया ऑस्मोसिस। जो रूट्स से प्लांट्स के टॉप तक जो मूवमेंट होता है वाटर का, पानी आपने रूट्स में डाल दिया और रूट से वो कहां तक पहुंचेगा, ऊपर तक पहुंचेगा, प्लांट्स की लीफ तक जाएगा। तो वो जो प्रोसेस होता है मूवमेंट का, वाटर का जो फ्लूइड हो गया उसका, वो मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस के थ्रू, जिसमें जो प्लांट्स होता है उनका जो लीफ होता है वो सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है ना, जो बेसिकली उनकी जड़ होती है, जड़ से लेकर जो भी चीज लीफ तक गई हो सभी उसका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का की तरह एक्ट करेंगे, और पानी उनके थ्रू निकलता हुआ रूट से लेकर टॉप ऑफ द प्लांट तक पहुंचेगा। इस मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस के थ्रू ही कंट्रोल करेंगे। दूसरी चीज, फ्लो ऑफ वाटर टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। वही बात हो गई कि जो फ्लो ऑफ वाटर होता है इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अलग अलग हिस्सों में जो प्लांट के जो पानी का मूवमेंट होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। अगली चीज, डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ प्लांट सच एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स एटसेट्रा आर कंट्रोल्ड बाय ऑस्मोसिस। सो दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय ऑस्मोसिस। दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय ऑस्मोसिस। तो यहां पर जो फ्लावर की ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, जो फ्लावर का जितना भी आप देखते हो कि एक्टिविटीज जो आपको मूवमेंट्स में देखने को मिलते हुए, मूवमेंटल एक्टिविटीज जो आपको देखने को मिलती हैं प्लांट्स में, वो सभी कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड होती है ऑस्मोसिस के द्वारा। सो आर कंट्रोल्ड बाय ऑस्मोसिस। दिस इज अबाउट द प्लांट्स ऑस्मोसिस में। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और वो NaCl के 0.91% सोल्यूशन अगर आप बनाओगे सोडियम क्लोराइड का तो उसके साथ आइसोटोनिक होते हैं। देखेंगे यहां पर, a 0.91% solution of pure NaCl is isotonic with human red blood cells, RBCs। मतलब हमारा आरबीसी एक सोल्यूशन है। अगर हम एक नमक का पानी बनाए, एक नमक का सोल्यूशन बनाए जिसमें 0.91% नमक हो, तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वही हमारे आरबीसी का भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मतलब 0.91% NaCl का जो सोल्यूशन है, जो 0.91% सॉल्ट सोल्यूशन है, वो आइसोटोनिक होगा हमारे आरबीसी से, हमारे रेड ब्लड सेल से। मतलब अगर हम आरबीसी को ऐसे नमक के पानी में रखें जिसमें नमक 0.91% है, तो ना तो हमारे आरबीसी जो सेल है वो स्वेलअप होंगे, ना ही श्रिंक होंगे, ना ही स्वेलअप होंगे, ना ही श्रिंक होंगे, क्योंकि वो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रखेंगे, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेंगे, और हमारे लिए वो दोनों सॉल्यूशंस आइसोटोनिक कहलाएंगे। So, therefore, in this solution, RBCs neither swell nor undergo plasmolysis. Swell मतलब ना फूलेंगे ना श्रिंक होंगे, श्रिंक होते हैं प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस से। This is called as plasmolysis। और जो स्वेल अप होते हैं उसको एडेमा कहते हैं, that is called as edema। होता है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि किशमिश को अगर आपने पानी में भिगाकर रख दिया प्योर वाटर में तो वो स्वेल हो जाता है, वो फूल जाता है। लेकिन अगर किशमिश को आपने नमक के पानी में रख दिया, बहुत अच्छा नमक मिला दिया एक पानी में, और उसमें आपने किशमिश डिसॉल्व करके रख दिया, तो वो किशमिश श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि किशमिश के अंदर का जो फ्लूइड है वो किशमिश की बॉडी जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह मानी जाएगी, उस बॉडी से निकलकर बाहर चला जाएगा, तो वो श्रिंक हो जाता है। ये कब होता है? जब वहां पर बाहर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा और अंदर किशमिश के अंदर का कंसंट्रेशन बहुत कम हो। लेकिन मानकर चलो बाहर प्योर सॉल्वेंट है,
प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर है, और अंदर किशमिश का जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है, तो फिर बाहर का पानी किशमिश के अंदर चला जाएगा। प्योर वाटर जो बाहर है, जिसमें किशमिश को डुबाकर रखा हुआ है, भिगाकर रखा हुआ है, वहां से पानी निकलेगा और किशमिश के अंदर चला जाएगा, किशमिश स्वेल अप हो जाएगा। उसी तर्क पे हमारे आरबीसीज जो हैं वो 0.91% नमक के सॉल्यूशन, जो कि नमक NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड, जो घर में हम नमक यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, वो नमक के साथ वो आइसोटोनिक होगा। उसमें अगर आप आरबीसी को रखोगे 0.91% NaCl सोल्यूशन में, तो ना तो आरबीसी स्वेल अप होंगी और ना श्रिंक होंगी। स्वेल अप को हम एडेमा कहेंगे, श्रिंक को हम प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। बट so a pure NaCl solution with concentration less than 0.91% is called as hypotonic solution. On placing RBCs in this solution, these will swell and even burst. अगर मानकर चलो आपने एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा है RBCs को जिसमें 0.91% से कम है NaCl, तो एक बात तो तय हो गई कि वो सॉल्यूशन जिसमें 0.91% से कम नमक है वो हो गया हाइपोटोनिक और हमारे आरबीसी हो गए हाइपरटोनिक। अब सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, मतलब सॉल्वेंट उस नमक के पानी से निकलेगा क्योंकि वहां नमक के पानी में उसका पानी का मात्रा कंपोजिशन ज्यादा है और आरबीसीज के अंदर चला जाएगा। आरबीसीज के अंदर चला जाएगा तो आरबीसी स्वेल होंगी और कई बार स्वेल इतनी हो सकती है कि इवन दे कैन बर्स्ट, तो वो बर्स्ट भी हो सकती हैं, तो वो इवन बर्स्ट भी हो सकती है आरबीसीज। बट a pure NaCl solution with concentration more than 0.91% is called as hypertonic solution। लेकिन अगर आपने एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसमें नमक 0.91% NaCl से ज्यादा कंसंट्रेशन का है, तो आरबीसी के अंदर का कंसंट्रेशन अब कम हो गया, मतलब सॉल्वेंट अंदर अब ज्यादा आरबीसी के और बाहर कम है, तो अब अंदर से आरबीसी के अंदर से सॉल्वेंट निकलेगा, मॉलिक्यूल निकलेगा वाटर का, जो भी सॉल्वेंट है उसका, जो भी फ्लूइड है उसका, और बाहर जो नमक का पानी हो उसकी तरफ जाएगा, मतलब सेल को श्रिंक कर देगा। सेल को श्रिंक करने की प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। और जो NaCl का सॉल्यूशन है क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो हम उसको हाइपरटोनिक कहेंगे। तो बाहर वाला सॉल्यूशन इस बार हाइपरटोनिक होगा। एंड ऑन प्लेसिंग आरबीसीज इन दिस सॉल्यूशन दीज श्रिंक ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस, ये श्रिंक हो जाएंगे बिकॉज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस की वजह से दे विल गेट श्रिंक हो जाएंगे। नाउ पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंसेस वाटर ऑस्मोसिस। जो लोग बहुत ज्यादा नमक खाते हैं अपने खाने में, ठीक है ना, उनको बहुत ज्यादा नमक चाहिए रहता है खाने में, तो उनको वाटर ऑस्मोसिस जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। उसमें क्या होता है, उनके जो सेल्स होते हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा फैलता है, फूलता है, स्वेल अप होता है। क्यों? क्योंकि जो नमक ज्यादा खाते हैं द रिजल्टिंग पफीनेस और स्वेलिंग इज कॉल्ड एज एडेमा। तो वहां पर एडेमा का वो शिकार होते हैं, एडेमा उनको हो जाता है क्योंकि पफीनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ऐसे चेन जो होते हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं जो ज्यादा नमक खाते हैं। क्योंकि जो ज्यादा नमक खाते हैं वो एक ऐसा इंटेक लेते हैं जहां पर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत कम है, मतलब उस सोल्यूशन का जो हाइपरटोनिक वो सोल्यूशन है, और अचानक से क्या होगा, एक मूवमेंट होगा हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। तो उनके सेल्स में क्योंकि नमक की मात्रा ज्यादा आ गई, सॉल्वेंट की मात्रा कम हो गई, तो बाहर से पानी जो होगा उनके सेल में अंदर चला जाएगा, जिससे सेल स्वेल हो जाएंगे, जिससे आप ये कहोगे कि पफीनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी, जिसको हम एडेमा कहते हैं। The use of salt and sugar as preservatives in pickle and jams has its basis in preventing growth of fungi and bacteria by osmosis. Even जो अचार होते हैं, अचार को आपने देखा होगा, सॉसेस होते हैं या पिकल्स होते हैं या जैम्स होते हैं, इसमें आप सॉल्ट या शुगर मिलाते हो। सॉल्ट और शुगर मिलाने से होता क्या, टेस्ट तो आता ही है एक बात, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं जो पैदा होते हैं उनको रोका जा सकता है। सो इट्स बेसिस इन प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया बाय ऑस्मोसिस। तो अगेन इसमें ऑस्मोसिस का रोल होता है कि जो बैक्टीरिया और फंगाई की ग्रोथ होती है वो प्रिवेंट कर दी जाती है। सॉल्ट और शुगर का कंसंट्रेशन इस तरीके से मेंटेन किया जाता है कि बैक्टीरिया और फंगाई की ग्रोथ ना हो, बैक्टीरिया और फंगाई की ग्रोथ ना हो। तो इस तरीके से सॉल्ट एंड शुगर का जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन किया जाता है। तो ये पूरी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती है। दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मोलाइसिस एंड एडेमा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, प्लाज्मोलाइसिस एंड एडेमा। तो सारी चीजें जो है वो ऑस्मोसिस से रिलेटेड है, इसलिए हमें खाने में नमक की मात्रा कंट्रोल रखनी चाहिए। एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हम फ्लूइड इनटेक लें वो बहुत ज्यादा प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होगा अंदर, तो वाटर फ्लूइड जो होता चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। और
जब भी अगर आपको लगे कि आपकी बॉडी बहुत स्वेल अप हो रही है, पफीनेस आ रही है, तो वो आप समझ जाएंगे दैट इज बिकॉज ऑफ एडिमा। अगर आपको लग रहा है श्रिंक हो रही है, बहुत सारी चीजों की कमी आ रही है, तो सेल आपके श्रिंक हो रहे हैं, खासतौर से आरबीसी श्रिंक हो रहे हैं, तो इसके पीछे एडिमा जिम्मेदार है। यानी कि आपके जो मॉलिक्यूल्स जो बाहर का कंसंट्रेशन है वो कम है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो सॉल्वेंट जो आपके सेल का होगा वो अंदर से बाहर निकलेगा और आपके सेल को कमजोर कर देगा, आपके सेल को श्रिंक कर देगा, विच इज कॉल्ड एज एडेमा। क्लियर हो गया ये पूरी चीज है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इसका पूरा अपन क्या करेंगे, पहले एक स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां से स्क्रीनशॉट लेंगे। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया था, ये बायोलॉजी वाला जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ऑस्मोसिस का, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, यहां पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहां पर, इस वाले पार्ट का भी, ओके। फिर इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, यहां पर भी। तो भैया यहां पर हमारा कंप्लीट होता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस और एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ये पूरे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो थी वो हमारी फोर्थ और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस में जो 4 प्रॉपर्टी थी, उसकी लास्ट प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको भी पूरी तरीके से निपटा लिया और उससे रिलेटेड कांसेप्ट्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑस्मोसिस का, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया। अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि भैया एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो हम लोग ले रहे हैं प्रीवियस ईयर ले रहे हैं, जैसे AIEEE 2011 का ये क्वेश्चन है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम पहले होता था, जहां से आपको NITs मिलते थे, रीजनल गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते थे। IIT को छोड़कर जितने भी Tier 2 के इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते थे वो यही इसी एग्जाम से मिलते थे। उसके 2011 में सवाल पूछा गया है, सवाल क्या है देख लेते हैं। सवाल है अ 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, ओके, देयर इज अ सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का जो मोलार मास है वो दिया हुआ है 342, सुक्रोज होता है बेसिकली, इज आइसोटोनिक विथ 1% ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ एन अननोन सोल्यूट। ओके, कोई अननोन सोल्यूशन है जिसमें अननोन सोल्यूट मिलाकर रखा है, उसके साथ वो आइसोटोनिक है, उसके साथ वो आइसोटोनिक है। द मोलार मास ऑफ द अननोन सोल्यूट इन ग्राम पर मोल इज, आपको ये बताना है कि मोलार मास क्या होगा उस अननोन सोल्यूट का ग्राम पर मोल के हिसाब से, ठीक है। तो एक बात तो कंफर्म है, अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, ऑप्शंस आपको दे रखे, एक बात तो कंफर्म है कि अगर सॉल्यूशंस जो हैं वो आइसोटोनिक हैं दोनों आपस में, तो हम कह सकते हैं पाई ऑफ केन शुगर विल बी इक्वल टू पाई ऑफ किसका, अननोन सोल्यूट का, अननोन सॉल्यूशन का, तो पाई ऑफ अननोन कह सकते हैं हम, ठीक है। अब केन शुगर का पाई कैसे निकालेंगे, इट इज इक्वल टू CRT, CRT इज बेसिकली मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू RT, बट हमें सोल्यूशन जो दे रखा है वो 5% सोल्यूशन दे रखा है। तो केन शुगर का 5% का मतलब क्या है, यहां पर 5% का मतलब यह है कि अगर आपके पास 100 ml सोल्यूशन का वॉल्यूम है तो उसमें 5 ग्राम केन शुगर का मास डिसॉल्व है। अगर आपके पास 100 ml का वॉल्यूम है सोल्यूशन का तो उसमें 5 ग्राम केन शुगर डिसॉल्व है, 5 ग्राम, ठीक है। तो केन शुगर का अपने को मास दे रखा है 5 ग्राम। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि केन शुगर का जो कंसंट्रेशन है, केन शुगर का कंसंट्रेशन इनटू R इनटू T शुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अननोन इनटू R इनटू T के बराबर, राइट, इनटू R इनटू T के बराबर। अब हमें पता है टेम्परेचर सेम है, क्योंकि टेम्परेचर का जिक्र बिल्कुल नहीं किया गया, मतलब आइसोटोनिक बोल रखा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये R और R कैंसिल हो गए और ये T और T कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सम अननोन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर इज कितना दिया हुआ है, 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, तो 5% बेसिकली कंसंट्रेशन निकलता है मोल्स ऑफ शुगर अपॉन वॉल्यूम्स है, और इसका निकलेगा मोल्स ऑफ शुगर, सॉरी मोल्स ऑफ अननोन अपॉन वॉल्यूम से, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलारिटी, मोलारिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ शुगर, गिवन मास ऑफ शुगर अपॉन मोलार मास ऑफ शुगर इनटू इट्स वॉल्यूम इक्वल्स टू, अननोन का मोल्स कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ अननोन अपॉन मोलार मास ऑफ अननोन, डिनोमिनेटर में इसका वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में
इसका वॉल्यूम। ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को बताओ वेट ऑफ शुगर कितना है? 5% सोल्यूशन केन शुगर का दिया है, मतलब 5% का मतलब यह है कि 100 ml सोल्यूशन में 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व है। 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व है। ठीक है, 100 ml सोल्यूशन है तो 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व है, और इसका 1% मतलब 100 ml में इसका भी अगर सॉल्यूशन 100 ml है तो उसमें 1 ग्राम अननोन सॉल्यूट डिसॉल्व है। तो यहां पर वेट ऑफ शुगर हमें मिल गया, वेट ऑफ शुगर इज 5 अपॉन मास ऑफ शुगर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर कितना दिया हुआ है? 342, मोलार मास 342 इनटू वॉल्यूम इज 100 इक्वल्स टू, यहां पर इसका मास कितना है? 1, इसका मोलार मास ही हमें निकालना है, तो मोलार मास हम मान लेते हैं mu इनटू m यूंक लेकर चल रहे हैं, यूंक मतलब अननोन, un के, तो mu लिख लिया उसको, चलो इसको भी un के कर देते ताकि कंफ्यूजन ना हो, इनटू वॉल्यूम इज अगेन 100, तो 100 और 100 तो कैंसिल हो जाएंगे भाई, यहीं से 100 और 100 तो यहीं से कैंसिल होंगे, तो ये 100 और ये 100 पूरे तरीके से कैंसिल। क्या बचा आपके पास? 5 अपॉन 342 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन मोलार मास ऑफ अननोन, तो यहां पर बच गया मोलार मास ऑफ अननोन विल बी इक्वल टू 342 बाय 5। अब 342 बाय 5 हम कर लेते हैं, तो इट विल बी समवेयर अराउंड 342 बाय 5 समवेयर अराउंड 60 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइडेड बाय 5 इज 68.4, तो दिस कम्स आउट टू बी 68.4। तो मोलार मास ऑफ अननोन इज 68.4 ग्राम पर मोल, क्योंकि ये सारे मासेस हमने ग्राम में ही लिए थे, तो ग्राम पर मोल आंसर होगा, तो इट विल बी 68.4 ग्राम पर मोल। दिस विल बी द आंसर एज पर द ऑप्शन गिवन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, तो हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन सी विच इज 68.4। क्लियर हो गया? तो सिंपल आइसोटोनिक का कंसेप्ट यहां पर लगाना था। आइसोटोनिक में हमने क्या करा? केन शुगर और अननोन सॉल्यूशन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर को खोल के लिखा CRT यानी कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू RT, मोल्स को फिर खोलकर लिखा गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। RT तो कट गया दोनों तरफ का, तो सिर्फ बचा अपने पास क्या? मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम भी दोनों में सेम था क्योंकि परसेंटेज में दिया है, एक 5% एक 1%, तो 100 ml दोनों का वॉल्यूम ले लिया, तो वॉल्यूम भी 100 कट गया, सिर्फ बचा मास। एक में मास था 5 ग्राम अपॉन उसका मोलर मास केन शुगर का, और एक में मास था 1 ग्राम अपॉन मोलार मास अननोन का, तो सिर्फ मोलार मास अननोन ही अननोन था यहां पर, उसको हमने पता कर लिया, उसका आंसर आया 68.4। ये हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा पहला एग्जांपल था AIEEE 2011 का सवाल था। क्लियर हो गया? AIEEE 2011 के सवाल को कैसे हमने यहां पर किया है और कैसे हमने आइसोटोनिक के कंसेप्ट को यहां पर अप्लाई किया है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का इस तरीके का सवाल आपको मिलता है जेईई मेंस में भी। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। ओके, तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले लिया है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एक और एग्जांपल है जेईई मेन 2019 का जो सवाल है, जेईई मेन 2019 का सवाल है भाई। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, समझते हैं इस बात को। द टेम्परेचर एट विच, आपसे टेम्परेचर पूछ रहे हैं एट विच 10% एक्वस सोल्यूशन, अच्छा 10% एक्वस सोल्यूशन इज मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब मास बाय वॉल्यूम दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 100 ml। अगर हम मान ले लेट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100 ml, लेट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बी 100 ml, 100 ml है, तो यहां पर मास क्या मान लेंगे हम, कितना परसेंट? 10%, तो मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? 10% था ना, तो 10 ग्राम, क्योंकि 10% m/v का मतलब ही यही होता है कि अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है तो उसमें मास सोल्यूट का 10 ग्राम प्रेजेंट है, तो मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम, सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml अगर है तो। और कौन सा सोल्यूट है? ग्लूकोज। अच्छा, ये भी बता दिया, इट्स ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज का मास है। ठीक है, ग्लूकोज का मास है, बहुत बढ़िया। आगे, will exhibit the same osmotic pressure of 16.4 atm।
आपको ये बताना है किस टेम्परेचर पे ये कॉम्पोजिशन ग्लूकोज का 16.4 एटीएम का ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाएगा। 16.4 एटीएम का ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाएगा। तो बहुत सिंपल है, ऑस्मोटिक प्रेशर का सीधा फॉर्मूला यूज करना है। तो वी नो ऑस्मोटिक प्रेशर का सीधा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का सीधा फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो कि होगा पाई विच इज इक्वल टू CRT। दिस इंप्लाइज पाई इक्वल्स टू CRT, तो पाई विल बी इक्वल टू C कितना है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हम निकालेंगे। देखो कंसंट्रेशन इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपन रख देते हैं सॉल्यूट का WB, मोलार मास होता है MB इनटू वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम इनटू RT, तो पाई इक्वल टू दिस थिंग। सो दिस इंप्लाइज पाई विल बी इक्वल टू गिवन मास, सॉल्यूट का गिवन मास इज 10 अपॉन मोलार मास। मोलार मास कितना है MB, मोलार मास इज बेसिकली MB, तो यहां पर मोलार मास इज MB। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का 180 होता है। कैसे होता है 180, क्योंकि ग्लूकोज इज C6H12O6। अब आप इसका देखोगे तो कार्बन 12 इंटू 12 144, हाइड्रोजन 1 इंटू 12 12, ऑक्सीजन 16 है और 6 बार होगा क्योंकि 6 है, तो इट विल बिकम 96। तो टोटल आप इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस एज 180, आपको 180 आ जाएगा। तो ये 180 आपने रख दिया, ठीक है। और पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई 16.4, पाई 16.4, तो ये आपको 16.4 मिलेगा, ये 16.4 हो गया। तो 16.4 इक्वल्स टू 10 अपॉन 180, 10 अपॉन 180 इंटू वॉल्यूम हमें निकाल रखा है हमने सॉल्यूशन का 100 ml, 100 ml, तो 100 ml हमने निकाल रखा है, ये 100 ml। लेकिन याद रखो ये ml में निकाल रखा है, ml, और यहां पर dm क्यूब चल रहा है भैया, r विल बी इन dm क्यूब। जो r अभी हम रखेंगे वो लीटर वाला है, तो मतलब इसको भी हम लीटर में ही रखें, तो 100 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, और डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा इंटू 1000। ठीक है, समझ में आया। 100 ml, और 100 ml कहां से हमने मान रखा है, क्योंकि हमने 10% एक्वा सोल्यूशन ले रखा है। तो 10% एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या है कि सोल्यूशन का वॉल्यूम आपने पहले 100 ml माना है जिसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, तभी 10% m/v ग्लूकोज का सोल्यूशन बन रहा है। तो 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml में प्रेजेंट है, लेकिन ml में हम रख नहीं सकते, हमें किस में रखना है, लीटर में। तो हमने 100 ml को ही लीटर में कन्वर्ट करा, तो 100 ml किस में चला जाएगा, 1000 से डिवाइड करके लीटर में हो जाएगा। 1000 से डिवाइड होगा तो 1000 ऊपर आ जाएगा, इनटू R। R इज व्हाट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो दिया हुआ है 0.082, और इनटू टेम्परेचर T हमें निकालना है। तो T यहां से हमारा निकल जाएगा, R की वैल्यू हमने सीधे रख दी 0.082। अब T यहां से निकल जाएगा, याद रखना जो T निकलेगा वो केल्विन में निकलेगा, और क्योंकि आपने R जो रखा है वो लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल वाला रखा है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल वाला आपने R रखा है, तो टेम्परेचर आपका केल्विन में निकलेगा। तो यहां से निकाल लेते हैं भाई टेम्परेचर भी, यहां से निकाल लेते हैं टेम्परेचर भी, तो यहां से टेम्परेचर निकाल लेते हैं। टेम्परेचर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा देखेंगे यहां से, तो इट विल बिकम 16.4 इंटू 180 इंटू 100 अपॉन, ठीक है, 10 इंटू 1000 इंटू 0.082, तो टेम्परेचर केल्विन में निकलेगा सीधा। यहां से देख लेते हैं, सिंपल सा खेल है कि यहां पर जितने जीरोस होंगे वो कट जाएंगे, 1 2 3, 1 2 और 3, ये जीरोस कट गए, तो वी आर लेफ्ट विथ 16.4 इंटू 18 ऊपर, 16.4 इंटू 18 ऊपर, डिवाइडेड बाय 10 नीचे, एंड 0.082। तो 0.082 को 0.82 कर सकते हैं, तो ना नीचे 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.82 हो जाएगा, तो ये 0.82 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वी आर दिस है 16.4 इंटू 18, 295.2 डिवाइडेड बाय 0.82, सो यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर इक्वल टू 360। तो आप जब इसको बिल्कुल सॉल्व करोगे तो आपको 360 केल्विन आंसर मिलने वाला है। 360 केल्विन एज पर द ऑप्शंस, ऑप्शन ई करेक्ट है, क्योंकि देखो यहां पर 360 एक दिया हुआ है, बट डिग्री सेल्सियस में ये नहीं हो सकता,
180 केल्विन नहीं है, 90 नहीं है, 300 नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ओनली 360 केल्विन। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 360 केल्विन ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो 360 केल्विन मिल रहा है। बाकी 360 डिग्री सेल्सियस में नहीं हो सकता। कई बच्चे जल्दबाजी में पहला ऑप्शन देखेंगे, उसको टिक कर देंगे। 360 आ गया, 360 आ रहा है, लेकिन 360 डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, वहां पे ऊपर दिया है, और हमारा आंसर केल्विन में आया है। तो केल्विन में आ रहा है तो फिर केल्विन में ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हमने आर जो रखा है वो केल्विन वाला रखा है भाई। तो आर जब केल्विन वाला रखोगे तो यू विल ऑलवेज गेट द आंसर इन केल्विन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जेईई मेन 2019 का देख लो, रीसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन इसी तरीके के आपके सवाल मिलते हैं आप लोगों को जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स देखते हो जेईई मेंस के लेवल पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। तो भैया ये था स्क्रीनशॉट। तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर पूरे तरीके से, ऑस्मोसिस भी जान लिया और ऑस्मोटिक प्रेशर भी जान लिया, और बहुत डिटेल में हमने इसको पूरे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस, जो कि अगेन एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, और आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी सॉल्यूशंस की। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे। एजियोट्रॉपिक के बाद फिर हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये सारी चीजें इसी चैप्टर की जो है उसकी हम चर्चा करेंगे अपने आने वाले अगले वीडियोस में। बाकी अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर मिस आउट करते हो, या YouTube पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड कोर्स अगर नहीं मिलता है, क्योंकि YouTube पर क्या होता है कि जैसे आप कोई टॉपिक सर्च करते हो तो आप टॉपिक मैनुअली टाइप करते हो और उसका वीडियो आपको मिल जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि अब इस वीडियो के बाद अगला वीडियो कौन सा पढ़ना है, अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, या इस वीडियो के पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना था, या इस वीडियो में अगर हमने थ्योरी पढ़ी है तो इसके क्वेश्चंस की शीट कहां से लगाएं, कहीं से हमें क्वेश्चन की शीट मिल जाए, क्योंकि थ्योरी अकेली पढ़ने से तो टॉपिक 100% कंप्लीट नहीं होता ना। क्वेश्चन जब तक नहीं लगाओगे तब तक टॉपिक पर कमांड थोड़ी ना बनेगी। तो उसको बनाने के लिए आपको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। मतलब कहने को आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जो सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर मिलता है। मैग्नेट ब्रेन्स की अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो सबसे बेहतर चीज है, क्योंकि वहां पर पूरा कोर्स ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में, और वो जो कोर्स है वो आप मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई लोग सोचते हैं सर वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन होगा, कोई कूपन कोड होगा, कोई कुछ परचेस करना होगा। तो कुछ खरीदना नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, क्योंकि 100% एजुकेशन फ्री है। मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर आपको फ्री एजुकेशन मिलती है, सारे वीडियोस एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और वेबसाइट पर भी और यूट्यूब चैनल दोनों पर आप इनको जाकर एक्सेस कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे फाउंडेशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फिर चाहे वो आप यूपी बोर्ड के हो या बिहार बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, रेलवेज, इन सब के एग्जाम, जैब और कैप के एग्जाम्स, ये सब आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल से। तो मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, एंड सबसे अच्छी बात बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी जो होती है वो कराई जाती है आपको। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आईआईटी जेईई और नीट का जो चैनल है वहां एक्सक्लूसिवली ना सिर्फ आईआईटी की बल्कि नीट की भी तैयारी उतनी शिद्दत से होती है। तो नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री, नीट बायोलॉजी के लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसके अलावा जिसमें थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, डीपीपी शीट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वन शॉट का रिवीजन, मतलब कहने को एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपको दिया जाता है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को, और वो भी 100% फ्री। और जब भी हम 100% फ्री बोलते हैं तो मतलब 100% फ्री, ऐसा नहीं कि 2, 4, 5 चैप्टर आपको दे दिए डेमो के तौर पे, उसके बाद बाकी कोर्स का बाकी चैप्टर्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन का बोला या पेमेंट का बोला, ऐसा कुछ नहीं है। 100% फ्री मतलब ऑलवेज इट्स 100% फ्री। तो बिल्कुल आप इसका फायदा उठा सकते हैं, जो कि आप YouTube पर तो देख ही रहे हो, लेकिन एक बार वेबसाइट पर जरूर जाकर देखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं, लोगों तक शेयर करें इस चैनल को। जितने भी तुम्हारे रिलेटिव्स हैं जो वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जो अभी मैंने बताया, आईआईटी जेईई का, नीट का, ये सब अगर वो चाहते हैं एक ही जगह से पूरी पढ़ाई कर लें, शीट सॉल्व कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएं, टेस्ट सीरीज मिल जाए, नोट्स मिल जाएं, तो उन लोगों को इस चैनल का जरूर, उन लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में, और इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।